पाकिस्तान के अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पहुंचना मुश्किल है। कई इलाके ऐसे हैं जो अब तक एक्सप्लोर नहीं हुए। जो एक्सप्लोर हो रहे हैं इलाके, जब उनकी बात करते हैं उसमें भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पहुंचना मुश्किल होता है, जहां कम टूरिस्ट आते हैं। आज मैं मौजूद हूं जिस इलाके में, इसका नाम है गरम चश्मा। चित्राल से 2 घंटे की मुसाफत पर ये गरम चश्मा का इलाका है और इसके 2 घंटे बाद गबूर और शाह सलीम, ये 2 गांव हैं। ये पाकिस्तान की आखिरी हद है। इसके बाद बदख्शां सूबा अफगानिस्तान, उसकी हद स्टार्ट हो जाती है। और जब यहाँ पर ठंडा मौसम होता है, जब पहाड़ पर होती है बर्फ़, यहाँ पर भी होती है बर्फ़, तब भी ये पानी होता है गर्म। अब लेकर चलते हैं आपको नीचे, क्योंकि बड़ा ऊपर हमें इस पहाड़ पर चढ़कर आना पड़ा इस पॉइंट को देखने के लिए। अब कवर कर दिया है इन्होंने, थोड़ा डेवलप कर दिया है इसको, और अब ये पानी इसी तरह चैनलाइज होकर नीचे जाता है। दिखाते हैं जिस तरह से पानी नीचे जा रहा है और होटल्स में पानी आ रहा है। गरम चश्मे का गरम पानी जिसके अंदर आ गए हैं हम। ओह माय गॉड, ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन पानी है। माइक रखता हूँ बाहर और स्विमिंग करते हैं इसमें कुछ देर के लिए। सुना है इस पानी से मुताल्लिक कि इसमें सल्फर होता है, इसके स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो मैं जा रहा हूँ स्विमिंग करने, देखिए। गरम चश्मा के इस मकाम पर फूल भी हैं और फल भी हैं। खुबानी भी है, अखरोट भी है, सेब भी है, चेरी भी है। इतनी ज़बरदस्त चेरी, और चेरी पककर तैयार है, तो चेरी खाने के लिए हम तैयार हैं। तो जनाब, कुछ यादें हमने ताज़ा कर दी कि कल मोहम्मद शुएब ने गर्म चश्मे की सैर कराई थी और हम सबको बताया था कि कैसे सर्द मौसम में भी चश्मे का पानी गर्म ही रहता है। आज गर्म चश्मे के मकाम पर मोहम्मद शुएब एक ऐसी जगह पर हमें लेकर जाएंगे जहां हकीकत में एक शहजादा रहता है। ये क्या माजरा है, आज आपको दिखाते हैं। और जब आप गरम चश्मा आएंगे तो कहाँ कहाँ आपने जाना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस वक्त बैकग्राउंड में है दरोशब फोर्ट, और ये ऐसा फोर्ट है जहाँ म्यूजियम नहीं है। ये ऐसा फोर्ट है जहाँ लोग रहते हैं, लिविंग हाउस है ये। रॉयल फैमिली, नस्ल दर नस्ल उनकी ये जो ख़ानदान है वो यहाँ पर रहते हैं। इस वक्त यहाँ पर रिहाइश पजीर है वो हैं तैमूरुल मुल्क, शहजादे हैं ये, और ये यहीं पर रहते हैं। इनकी फैमिली यहीं पर रहती है। कुछ उनके आर्म्स एंड एमुनिशन जो इस्तेमाल में रहे, कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुरानी तस्वीर, वो सब यहाँ डिस्प्ले की गई। तकरीबन 100 साल से पुराना ये दरोशब फोर्ट है, और यहीं गरम चश्मा में बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। 4 इसके मीनार हैं, ऊंची इसकी फसील है। दरख्तों की ठंडी छांव, यह है दरोशब फोर्ट का बाग। यहाँ पर कुछ देर को करते हैं आराम और सिर्फ कोशिश करते हैं दरख्त को देखें, और जो आवाज़ें आ रही हैं परिंदों की, इस पर गौर करें। ये बड़ा ज़रूरी है। शहर के शोर से दूर, पोल्यूशन से दूर, ऐसी किसी लोकेशन पर कुछ देर गुजारना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट। दरोशब फोर्ट के मेन दरवाजे से जब दाखिल होते हैं, लॉन और साथ ही है मेहमान खाना, और ये मारखोर जब जब शिकार हुआ उसके सींग यहाँ पर लगाए गए हैं। बहुत ज़्यादा मारखोर हमें यहाँ पर उसके सींग नज़र आ रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा ये हिस्सा है, और इस लॉन में खूबसूरत से फूल। बाकी ज़रा हिस्सा वहाँ फैमिली रहती है, तो जब भी कोई मेहमान आए इनका तो वो यहाँ ठहरता है। अदरवाइज़ कुछ हिस्सा ऐसा ज़रूर है कि जब विज़िटर्स आते हैं तो वो उनको विज़िट कराया जाता है। और फोर्ट दरोशब का ये हिस्सा, ये फैमिली एरिया है। यहाँ पर शहजादा, उनकी फैमिली यहाँ पर रहती है। एक कमरे की तारीफ बहुत सुनी है, वहाँ लकड़ी की कार्विंग्स बहुत खूबसूरत हैं, लकड़ी का काम हुआ है। आए दिखाते हैं आपको। 150 साल पुराना ये फोर्ट, और इस रूम का अगर मैं कहूँ कि अभी तक उसको असल शक्ल में बहाल रखा गया तो गलत नहीं होगा। ये वॉलनट ट्री, ये जो यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, ये अभी तक उसी हालत में है, छिड़ा ही नहीं गया, उसी तरह से रखा गया है इसको।
इस कमरे की छत वो भी वॉलनट वुड की, ये पिलर्स ये भी वॉलनट वुड के, ये कार्विंग 150 साल पुरानी है, अभी तक असल शक्ल में से बहाल रखा गया है। शहजादा तैमूर के वालिद साहब जो गवर्नर थे उस वक्त वो इसी कमरे में रिहाइश पजीर थे, यानी गवर्नर यूज्ड टू लिव हियर। बड़ा ज़बरदस्त है ये कमरा, अभी तक इसे उसी हालत में रखा गया है। छत वहाँ पर भी वॉलनट वुड का इस्तेमाल है। और जो बाहर से टावर दिख रहा था वो अंदर से कैसा है, अंदर से ड्राइंग रूम है, बड़ा प्यारा सा ड्राइंग रूम। उसके साथ जो सबसे प्यारी बात है वो ये विंडोज़ हैं कि यहाँ से जब आप बाहर का नज़ारा करेंगे तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। समर का नज़ारा अलग है, विंटर का नज़ारा अलग है। खोलते हैं इसको और दिखाते हैं माउंटेन्स। एक दूर से हमें स्नो कैप्ड माउंटेन भी नज़र आ रही है, फील्ड एरिया भी दिखाई दे रहा है, ट्राउट फिश फार्म जो कि इन्हीं का है वो भी यहाँ से दिखाई देता है, यानी दरिया भी दिखाई दे रहा है, पहाड़ भी, दरख्त भी। खूबसूरत मौसम का अगर आपने मज़ा लेना है तो आप इस हिस्से में आइए और यहाँ से देखिए तो ज़बरदस्त जी फोर्ट। और इसका जितना भी विज़िट हमने अब तक किया है इट्स ब्यूटीफुल। शहजादा तैमूर खुसरो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, तो डिग्रीज़ भी यहाँ पर आवेज़ा हैं। जो उनकी मुख्तलिफ असनाद हैं, जो मुख्तलिफ उनके अचीवमेंट्स हैं, उससे मुताल्लिक ये दीवार उनसे मुताल्लिक बहुत ज़्यादा रहनुमाई करती है। यूँ तो पाकिस्तान में बहुत से किले हैं, किसी किले में जाएं हिस्ट्री भी मालूम हो जाती है, लेकिन ख्वाहिश भी होती है कि शहजादे से मुलाकात हो। तो क्यों ना आज आपकी मुलाकात हम शहजादे से कराएं। दरोशिब फोर्ट में हैं शहजादा मोहम्मद तैमूरुल मुल्क खुसरो, अकाउंटेंट जनरल केपी, लास्ट पोजीशन जो इस पर रिटायर हुए, ये इसी फोर्ट में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच समा टीवी। वेलकम टू फोर्ट रोश और गरम चश्मा इन चित्राल। बहुत खुशी हुई है आप लोगों का कि आप इधर आए फोर्ट में, और मैं आपको खुशामद कहता हूँ। थैंक यू सर। रास्ता थोड़ा तवील, थोड़ा दुश्वार, थोड़ा कठिन, खूबसूरत तो था और ये जगह बहुत खूबसूरत है। तो थोड़ा सा मुझे आप बताएं कि यूँ तो हम देखते हैं कि सर शहजादे हैं ज़ाहिर, वैसे भी जनरली लोग कोशिश करते हैं शहरों में चले जाएं या डेवलप सिटी की तरफ या बाहर। आपने चूज़ किया कि यहीं रहना है, इसी फोर्ट में रहना है, क्यों? जी, मैं 36 साल गवर्नमेंट सर्विस में रहा, तो मैं वेरियस पोस्ट्स में रहा हूँ। पंजाब गवर्नमेंट में भी रहा है, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, फेडरल गवर्नमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी। आफ्टर रिटायरमेंट फिर से यू फील लाइक कमिंग बैक टू योर रूट्स। ओके। इसलिए कि हमारा हिस्टोरिकल फैमिली कोई अबाउट 550 साल इस एरिया पे रूल किया है, और आई फील के वी हैव टू गिव समथिंग बैक, और यही एरिया को डेवलप करें, इधर से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो जाए और इधर का डेवलपमेंट को भी थोड़ा सा वो करें। ओके, तो डेवलपमेंट के साथ साथ इस फोर्ट से मुतालिक बताएं कि ये उन चंद फोर्ट्स में से जहाँ पे अभी भी फैमिलीज रह रही हैं, वरना तो हम देखते हैं नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर हो जाता है और वहाँ पे म्यूज़ियम बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई ऐसा है जहाँ पे टूरिस्ट आए तो आप विज़िट कराते हैं उनको? जी, ये फोर्ट ये हमने तो इसको वो एज अ होटल वगैरह कन्वर्ट नहीं किए, नगर वगैरह में कुछ किए हैं, मगर इसको हमने जो भी अगर कोई आते हैं गेस्ट टूरिस्ट और हमारे बैचमेट्स वगैरह, तो वी हैव गॉट गेस्ट रूम्स और फ्री आके वो ठहरते हैं। क्या बात है। ऐसे तो हमने बात ही कोई नहीं है। हमें बिजनेस आता नहीं है जी, हमने इसको कमर्शियल भी नहीं किया है। दोस्तों से शिकवा तो नहीं कर रहे हैं? तो दैट्स वाई हमने इसको अब वो नहीं किया, बट एट द सेम टाइम मैंने इधर थोड़ा टूरिज्म के लिए वो थोड़ा टूरिस्ट होटल बना रहा हूँ छोटा सा, और ट्राउट फार्म डेवलप किया है अलॉन्ग द रिवर। यस। तो उससे थोड़ा सा ये होगा कि उधर कमर्शियल एक्टिविटी भी जनरेट होगा। ओके, इस जगह पे हम देखते टूरिस्ट कम आते हैं, ऐसा ही है? जी जी। क्यों? इसका जी मेन प्रॉब्लम है रास्ते का। कम्युनिकेशन अब तक देखे उधर तक लवादी टनल तक तो वेरी गुड, वो टनल बन गया है, मगर उसके बाद फिर रोड ख़राब है। फिर फ्रॉम चित्राल दिस इज़ ओनली 40 किलोमीटर्स, 1 घंटे से भी कम का रास्ता है, बट इट टेक्स 2 आवर्स। यस। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा निगलेक्ट किया है
और पोटेंशियल इसका इतना ज़्यादा है कि अनलाइक चित्राल विच गेट्स हॉट वो 38 तक जाता है, इधर 26, 27 से ऊपर नहीं जाता है। ओके। तो समर्स आर सो प्लेजेंट, और जो लोग अभी रोड ठीक हो इधर आ जाएं तो फिर वो वापस जाएंगे नहीं चित्राल। तो जनाब आ गए हैं मंडी गुरु मवेशी लवर्स को कई गुर सिखाने। मवेशी मंडी जाने वाले तकरीबन हर शख्स को सबसे पहली जो फिक्र लाहक होती है वो ये होती है कि जो मवेशी वो खरीद रहा है उसके कितने दांत होंगे। व्यापारी से भी पहला सवाल यही होता है कि भैया जो मवेशी आप बेच रहे हैं उसके कितने दांत हैं। लेकिन अक्सर व्यापारी जो हैं नौसरबाजी कर जाते हैं, चलाकी कर जाते हैं, चूना लगा जाते हैं। 2 दांत दिखाकर 4 दांत का बकरा या गाय आपके हाथों में थमा देते हैं। ऐसे नौसरबाजों से कैसे बचें, कैसे निपटा जाए? 2, 4 और 6 दांत के जानवर की क्या पहचान होती है, जानते हैं मंडी गुरु अब्दुल्ला जावेद से। मंडी गुरु आज आपको बताएगा कि ये दांतों का चक्कर क्या है। 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत, 8 दांत। लोग 2 दांत की कुर्बानी को क्यों प्रेफर करते हैं, दांतों का क्या डिफरेंस होता है, हम आज आपको इस पे मालूमात देंगे। ये मेन जो बीच वाले हैं ना, ये 2 हैं। ये इसके बराबर वाले 4 हो गए और इसके बराबर वाले 6। अच्छा, ये देख रहे हो, बाकी ये जगह खाली हैं, खाली मसूड़े बने हैं, ऊपर के नहीं होते हैं। सेहत से तो ये मुझे 2 से 4 दांत लग रहा है, क्योंकि 2 दांत और 4 दांत में इतना डिफरेंस नहीं होता। ये देखो 2 दांत, बाकी बराबर वाले बिल्कुल छोटे छोटे हैं। 4 दांत, ठीक है जी। ये बैल तो है 4 दांत। जानवरों के दांतों में और क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, इसके लिए हम एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। आइए मेरे साथ। भाई ये अभी बछड़ा है 6 दांत, 6 दांत है। इसको जब 2 दांत करते हैं, इस दांत को भी इधर से काट देंगे, इधर से भी काट देंगे, ब्रेक बच जाएगा हाथ से। इसको भी काट देंगे, इधर से काट के छोटा कर देंगे ऊपर से। फिर ऐसे जैसे ये खीरी वाला दांत खड़ा है ऐसे लगने लगेगा। फिर लोगों को बताते हैं ये हमारा बछड़ा जो है 2 दांत। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक भाई, करम है, शुक्र है मालिक, आप सुनाओ। खीरा जानवर जो होता है जिसकी उम्र 2-2.5 साल नहीं हुई होती है, उसको 2 दांत का किस तरह करके बेच सकते हैं? भाई उसके जो साइड वाले दांत है ना, उनको रगड़ के छोटा कर देते हैं। जो बीच वाले 2 दांत है वो बड़े रहने देते हैं। वो जो इधर शहर का माहौल है उनको पता नहीं चलता, उनको 2 दांत करके दे देते हैं। नाज़रीन, यानी आपने ये डिफरेंस देखा कि 2 दांतों को, बीच के जो 2 दांत होते हैं जिसको जानवर देख के आप यही कहते हैं कि ये जानवर 2 दांत है, वो 2 दांत बीच के ऐसे सीधे रहने दिए जाते हैं। उसके बाद जो साइड के दांत होते हैं उसको जो है वो घिस के नीचे कर दिया जाता है, तो जानवर ऑटोमेटिकली 2 दांत का लगता है। आबिद भाई, ऐसे कितने लोग हैं आपकी नज़र में जिन्होंने ऐसा किया और उसको कोई सज़ा हुई हो यहाँ पे मंडी में या वहाँ पंजाब में? नहीं भाई, सज़ा किसी को भी नहीं मिलती है, वो दे देते हैं। किसी का पता चल जाता है, फिर वो वापस कर जाते हैं। कोई वापस लेता है, कोई नहीं लेता है, अपनी जगह आगे पीछे कर लेता है। जहाँ फिर वो हमने आज तक सुना नहीं है, बाकी दांत जो बने हुए वो देखे हैं हमने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब जानवर 2 साल का सही उम्र में हो जाता है, उससे वो 4 दांत में कितने अरसे में जाता है? भाई जब ये 2 दांत हो जाता है ना, उसके फ़ौरन बाद 4 भी हो सकता है, 6 महीने के बाद भी हो सकता है। उसमें टाइम की बात नहीं होती है। कोई जानवर ऐसे होते हैं 2 और 4 एक साथ हो जाते हैं, कोई 6 महीने के बाद होते हैं। सही। और 6 दांत और 8 दांत, ये 4 दांत का हो गया जानवर, अब उसने 6ठे और 8वें दांत जो एक साथ टाइम लेता है? जो एक साथ 4 दांत हो जाता है ना, 2 और 4 एक साथ हो जाता है, वो तकरीबन 1 साल के बाद जो 6 दांत होता है। 1 साल के बाद? हाँ सही। जो वक्फे से होता है वो मकसद साल के अंदर 2 होता है, 4 होता है, फिर 6 भी हो जाता है। जो एक साथ 2 दांत और 4 दांत हो जाता है वो 1 साल के बाद 6 दांत होता है।
अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक होता है कि लोग कहते हैं कि जी मैंने 2 दांत की कुर्बानी करनी, आपकी नज़र में आइडियल जानवर की कुर्बानी कितने दांतों में? भाई कुर्बानी जो है 2 दांत से लग के 8 दांत तक कुर्बानी तो ठीक है, हो जाती है। बाकी कोई जानवर ऐसे बड़े खड़े कर देते हैं, वो बहुत उम्र के हो जाते हैं 8, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, उनकी उम्र कम करने के लिए जो दांत उनके 4 दांत बना देते हैं, उसको जो साइड वाले 4 दांत होते हैं ना, उनको काट के बारीक कर देते हैं, और जो बीच वाले 4 हैं वो ऐसे चौड़ाई में रहते हैं, तो वो 4 दांत दिखने में आता है। यानी जिस तरीके से 2 दांत दिखाने के लिए हम साइडों के माइनस करते हैं दांत रगड़ के, हाँ, उसको उसी तरीके से बड़े जानवर की उम्र को कम करने के लिए भी ये रगड़ने वाला प्रोसेस जो है दांत का ये होता है। जो खीरे को 2 दांत करते हैं वो ऊपर से रगड़ते हैं, जो 8 दांत को 4 दांत करते हैं उसको बीच में दांत को काट के बारीक कर दिया जाता है, उसके बाद वो 4 दांत लगने लगता है। खरीदारी करते हुए आपने इस बात का ख्याल करना है जो जानवर आप खरीद रहे हैं इनके दांतों को कहीं साइड से काटा हुआ तो नहीं है। अगर दांतों के बीच में गैप है तो वो इस बात की अक्कासी करता है कि जानवर के दांतों को घिसा हुआ है। इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जानवर की खरीदारी करें। तो जनाब, जानवरों की ख़रीदारी करना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, और हमें अक्सर ये लगता है कि मर्द हजरात ही शायद ये काम कर सकते हैं, व्यापारी भी सिर्फ मर्द हजरात बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। फैसलाबाद से ख़बर है जहाँ पर मिसेस आमिर नामी खातून व्यापारी के चर्चे बहुत ज़्यादा हैं, जिनका बाड़ा जो है ख़रीदारों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि उनके बाड़े में 40 से ज़ायद मवेशी मौजूद हैं। इन मवेशियों में सबसे महंगा और सबसे सस्ता जानवर कौन सा है? अभी तक कितने जानवर बिक चुके हैं? इनकी देखभाल कैसे होती है? बहुत सारे सवाल मेरे जहन में। मिसेस आमिर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल खैरियत से, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिसेस आमिर, मुझे ये बताएं कि एक खातून, मतलब मैं तसव्वुर नहीं कर सकती कि खातून एक बाड़ा चला रही हैं, मतलब दुकानें चला सकती है, रिक्शे चला सकती है, मोटरसाइकिल चला सकती है, लेकिन एक बाड़े को और जानवरों की देखभाल करना ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा चैलेंजिंग है। जी, एक्चुअली हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट है वुमेन का कि वुमेन सिर्फ बुटीक चला सकती है या ब्यूटी सैलून चला सकती है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हों और कोई इरादा करें तो मेरे ख़्याल से आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। और इसको आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कन्वेंशनल स्टाइल में ही करें, क्योंकि जैसे ही आपके जहन में मवेशियों का ख्याल आता है या जैसे आप वर्ड बाड़ा यूज़ कर रही हैं तो वो उसको एक ग्रेड नीचे कर देता है और लोग समझते हैं कि वो ये काम तो जो है वो बड़ा लो लेवल काम है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक साइंस है। और ये फार्मिंग जो है वो अगर आप बाहर के मुल्कों में तो देखें कि उसके ऊपर कितनी रिसर्च हुई है। तो जब मैंने ये डिसीजन लिया, मेरे हस्बैंड ने इस काम को बिगिन किया, तो मैंने ये डिसीजन लिया कि हम इसको एक डिफरेंट लेवल पे करेंगे, इसको डिफरेंट टेक्निक के साथ करेंगे, कन्वेंशनली नहीं करेंगे इसको बिल्कुल भी। और जो मेरे फार्म की एक यूनिकनेस है वो है 100% ऑर्गेनिकली ग्रोन एनिमल्स जो हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको। ठीक है। क्योंकि मैं एक मदर भी हूँ, ज़ाहिर है, तो मुझे पता है कि जब आप जैसे मुर्गी वगैरह ख़रीदते हैं आपको बहुत फ़िक्र होती है कि इनको कोई हार्मोन्स और स्टीरॉइड्स तो नहीं दिए हुए। जब आप वो गोश्त अपने बच्चों को खिलाएंगे तो आपको पता है कि उनकी हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, बड़ों की हेल्थ पे भी क्या असर पड़ेगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया कि भले से हमारे जानवर बहुत ह्यूमंगस नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे, हम उनको नेचुरली ग्रो करेंगे नेचुरल डाइट के ऊपर। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सारी डाइट खुद ग्रो करते हैं। अच्छा। चाहे वो ग्रीन पाउडर हो, चाहे वो ड्राई मटेरियल हो, हर चीज़ जो है, ग्रेन्स जितने हैं वो सारे खुद हमारी फील्ड्स पे ग्रो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो रेसिपीज़ हैं सारी वो मेरी अपनी ओन डेवलप्ड हैं। बाय प्रोफेशन आई एम नॉट अ एग्रीकल्चरिस्ट, मगर मैंने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हैं, बहुत लिटरेचर पढ़ा है। मेरा सुबह का तकरीबन 2-3 घंटे इसी चीज़ में
मैं अपने लगाती हूँ कि एवरी डे आई लर्न अ न्यू थिंग, एवरी डे आई वांट टू गेट समथिंग न्यू फ्रॉम द लिटरेचर, फ्रॉम द ऑनलाइन कोर्सेज, या जो बहुत एक्सपीरियंस फार्मर हैं, फॉरेनर्स भी, मतलब बाहर वाले भी और यहाँ वाले भी, उनके साथ मैं काफ़ी चैट करती हूँ, डिस्कस करती हूँ, जो हमारे जर्नल हमारे इश्यूज़ होते हैं फार्मिंग में, उन सब को। तो यू नो इट इज़ नॉट जस्ट दैट यू आप जानवर ख़रीद लें और उसको पालना शुरू कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। और फिर बेज़ुबान जानवर को जब आप अपने पास रखते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको जो खिला रहे हैं आप, आया वो खुराक ऐसी है कि जो कि उसको खिलानी चाहिए, या फिर सिर्फ आप अपना मुनाफा देख रहे हैं उसको ये चीज़ खिलाने में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन सी नस्ल के आपके पास कुर्बानी के जानवर मौजूद है, और अभी तक कितने कुर्बानी के जानवर ऐसे जो कि फ़रोख्त हो चुके हैं? जी देखिए, मेरे पास एटलीस्ट मेरे पास जो पूरी लॉट है जानवरों की, वो 70 जानवर इस दफ़ा मैंने जो है वो डेवलप किए हैं बकरा ईद के लिए। और उनमें से मेरे पास ब्राह्मण नस्ल है, चोलिस्तानी, धन्नी, साहिवाल, मेरे पास सिब्बी नस्ल है। तो जो मतलब एक ऑस्ट्रेलियन हैं, फ्रीजन्स आप कहें जिनको, सारी इस टाइप की नस्लें मेरे पास हैं जिनकी डिमांड ईद पर होती है। और स्पेशली मैंने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा है क्योंकि कुर्बानी जो है वो, जैसे मैं अभी सुन रही थी कि दो दांत और 4 दांत, बेसिकली कुर्बानी के लिए ये डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर कैसा है। उसको कुछ लोग बड़ा जानवर नहीं पसंद करते, कुछ लोग बड़ा जानवर पसंद करते हैं। तो ये डिपेंड करता है जानवर की एज के ऊपर कि आपको किस एज का जानवर चाहिए, किस वेट का जानवर चाहिए। कुछ दोंदे होते हैं और उनकी उम्र छोटी है मगर उनका वज़न ज़्यादा होता है। तो ये तो सारा कुछ डिपेंड करता है ग्राहक के ऊपर कि वो किस तरीके की उसकी डिमांड है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे हर रेंज अपने पास रखी हुई है। हमारे पास 1 लाख से लेकर 9-10 लाख रुपए तक का जानवर है, क्योंकि ये फरीज़ा ऐसा है जो हर किसी को पूरा करना होता है। ये हमारा मकसद यहाँ पर आना ये नहीं है कि लोग सिर्फ शो ऑफ करें अपना जानवर दिखा के। हर किसी की पॉकेट डिफरेंट होती है, हर कोई मुख्तलिफ रेंज का जानवर अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस लिहाज से हमने जो है वो यहाँ पे जानवर खड़े किए हुए हैं। अच्छा मिसेस आमिर, जैसे आप बता रही हैं कि 1 लाख से 9 लाख तक के जानवर इस वक्त आपके पास मौजूद है, तो अगर कोई ख़रीदार आता है और वो कहता है कि आप उसे 1 लाख वाला जानवर दिखाओ। जी हाँ, बिल्कुल। अक्सर तो ये होता है कि लोग सिर्फ पूछ रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो बहुत जेन्युइन होते हैं तो वो बड़े आराम से बता देते हैं कि ये हमारी पॉकेट है। और बीइंग अ सेल्समैन ऑल्सो, जब आप यहाँ पे ऑन द ग्राउंड एज अ सेल्समैन काम करें तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जज द कस्टमर कि वो बेचारा चाहता क्या है, क्योंकि हर कोई तो ये नहीं बता सकता ना कि मैं इससे ज़्यादा का जानवर नहीं ले सकता। तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको एक कंफर्ट लेवल पे लेकर आएँ और फिर उसको जो है उसकी रेंज का जानवर दिखाएं। तो अभी तक सबसे महंगा और सबसे सस्ता जानवर जो आपने फ़रोख्त किया है वो कितने का था? देखिए, अभी तक मेरे कुछ जानवर जो हैं वो फार्म हाउस पे ही सेल हो चुके हैं। बिफ़ोर कमिंग टू मंडी वो हम सेल कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास 3.5 लाख 4 लाख का जानवर भी सेल हुआ है। वो बड़ी रेंजेस के जानवर थे। और हमने जो हमारे पास बहुत कम जानवर बहुत हाई प्राइस हैं। मैंने आपको कहा क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिकली ग्रोन हैं, तो हम उनको उस वेट पे जो कि जर्नली आपको नज़र आता है कि 10 लाख का जानवर है, 20 लाख का जानवर है, हमने उनको ट्रीट ही उस तरीके से नहीं किया है। बिल्कुल, मैं इसलिए पूछ रही थी इनकी कीमतें मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जैसे आप बता रही हैं कि आपने जो इनकी खुराक रखी है वो वाकई ऐसी है जिस पे काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस जगह पर, जिस मंडी में आप मौजूद हैं, आपका बाड़ा है, यहाँ पर दीगर जो व्यापारी होते हैं उनका रवैया आपके साथ कैसा होता है? जी, ये थोड़ा सा टफ़ सिचुएशन है, बिकॉज़ मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे बहुत अटेंशन मिल रही है बीइंग अ वुमेन। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ये सारा सेटअप बनाया गया और मुझे फ्रंट पे खड़ा कर दिया है जस्ट टू मार्केट द प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है। आई एम द वन हु इज़ डूइंग इट फ्रॉम द बिगिनिंग विद दिस डाइट।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव फुल नॉलेज मेरी डाइट की। इस मार्केट में compete करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वैसे एक और भी चीज़ है कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा। वो काफ़ी सेटिस्फेक्शन है हमारे फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो आपकी इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आपके पास पढ़ी लिखी औरतें हैं और वो इस फील्ड में आ सकती हैं और इसको रन कर सकती हैं, तो वाई नॉट। डिपेंड करता है कि आप काम को करते हैं किस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की जो मैनेजमेंट है, मेरे ख़्याल से तो इस मार्केट को, कैटल मार्केट को भी जो है वो कवरेज मिलनी चाहिए, क्योंकि ये 2016 में इनॉग्रेट हुई हैं। पंजाब में इस तरह की 13 कैटल मार्केट्स हैं जो ऑल राउंड द ईयर जी रन करती हैं, और ये माशाल्लाह इतने अच्छे सेटअप हैं कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं यहाँ बैठी हुई होती हूँ, सारी फैमिलीज़, औरतें, बच्चे, सब लोग विज़िट करते हैं। अच्छा मिसेस आमिर, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने औरतों और बच्चों का जिक्र किया, अभी ईद में थोड़ा सा वक्त रह गया, क्योंकि अमूमन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अच्छा चांद रात को हम जानवर ख़रीद लेंगे, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो विंडो शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, ये ज़्यादातर ख़रीदार ही आ रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एट दिस पॉइंट ज़्यादातर विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन इन द मीन टाइम उसके अंदर जेन्युइन बायर्स भी होते हैं जिनको ख़रीदना है। देखिए, जिनके पास स्पेस होती है वो जल्दी ख़रीद लेते हैं, जिनके पास जानवर को रखने की स्पेस नहीं होती। और सबसे बड़ी बात जो है कि आप अभी भी 15 दिन हैं, आप कैसे टेक केयर करेंगे, वो क्या खाना खा रहा था, उसको किस तरह की इन्वायरमेंट में रखा हुआ था। नॉर्मल घरों में वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं की जा सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मेरे बहुत सारे जानवर, जो यहाँ से 7 जानवर मैंने अपने शेड से सेल किए हैं, नॉट फ्रॉम द फार्म। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने कस्टमर्स को इस लेवल पे सेटिस्फाई किया है कि उन्होंने फूड मुझसे वो लेकर गए हैं। अच्छा। और मैं उनको ये सर्विस दे रही हूँ जी, क्योंकि देखें, अगर किसी ने इतना महंगा जानवर ख़रीदा है तो उसको उसकी टेक केयर भी तो पता हो कि कैसे करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकायदा हमने यहाँ पे अपना एक सेटअप बनाया हुआ है, हमारा कस्टमर आता है, बैठता है, हम उसको समझाते हैं कि देखें ये फीड है, इस टाइम पे खाता है, इस तरीके से खाता है, आपको इसकी डाइजेशन के लिए ये करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल इंसान को नहीं पता होता कि जानवर को कैसे रखना है। जाहिर है, जो उसका मालिक है वो उसकी खुराक को, उसके अंदाज को, ये जिस माहौल में वो रह चुका है, जिस माहौल में रह के वो बड़ा हुआ है, उसको ज़्यादा पता होगा। अच्छा मिसेस आमिर, मुझे ये बताइएगा कि आप और आपके मियाँ जो हैं वो मिल के यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, कि कुछ टाइम आप मौजूद होती हैं, फिर आपके मियाँ आ जाते हैं, कितना टाइम देती हैं आप यहाँ पर? आप मंडी की बात करें? जी जी बिल्कुल। जी, मंडी में आजकल मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑफ हैं, तो वो मुझे काफ़ी टाइम दे रहे हैं, और उनकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत, जिसे कहना चाहिए, एक मोटिवेशन है। वो और मैं ऑलमोस्ट साथ ही होते हैं हर वक्त, क्योंकि मुझे 1 मिनट भी सुकून नहीं मिलता कि मैं अपने जानवरों को छोड़ दूँ, उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो जाए, कोई वर्कर कोई ज़्यादती ना कर जाए, खाने में कोई कमी ना हो जाए, खाना जो है वो पुराना तो नहीं हो गया उनके बंकर्स के अंदर। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए मैं मोस्ट ऑफ द रात को, मैं यहाँ से 3:30 बजे गई थी, अभी मैं मॉर्निंग में दोबारा यहाँ पर आ गई हूँ। तो मतलब ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम हियर बिकॉज आई वांट टू सी कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कोई चीज़ निगलेजेंस ना हो जाए, कोई क्लीनलीनेस में जानवर के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। और आई थिंक ये जो रूटीन है आपकी, ये चांद रात तक किसी तरह से जारी रहेगी। थैंक यू सो मच मिसेस आमिर, आप हमारे साथ मौजूद ही बढ़ गए, एक ऐसी खातून से बात करके जो कि एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर हम सोचते ये समझते हैं कि सिर्फ जो है ना मर्द हजरात एक बाड़े को चला सकते हैं।
अखकुले पख्तूनख्वा, खूबसूरत पख्तूनख्वा, मेस्मराइजिंग केपी। जब बात हो रही है केपी की और इसकी सैर के दौरान पिछले कई दिनों से हम मुख्तलिफ मकामात आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उन तक पहुंचना कितना आसान है, कितना खूबसूरत ये रास्ता होता है। यानी बात मंजिल की तो होती है, रास्ते की नहीं होती। तो आज मंजिल नहीं, रास्ता, ये है हमारा सेगमेंट। केपी जाते वक्त अक्सर मुनफरद टनल्स हम देखते हैं जो फ़न तामीर का शाहकार हैं। पहाड़ी इलाका, इसमें वाक़ई लवारी टनल चित्रालियों के लिए हमेशा से एक सुहाना ख्वाब रहा है। 10.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी टनल है ये। तकरीबन 26 अरब रुपए लागत आई इसमें। हम जब उस टनल से गुजरे तो बड़ा वहाँ पर मज़े का माहौल लगा। ठंड बहुत ज़्यादा थी। टनल से पहले और टनल के बाद रास्ता है कितना प्यारा, इस पर कितना काम के केपी गवर्नमेंट ने, आपको दिखाते हैं। मंजिल पर ध्यान देते हैं हम, सफ़र को नज़रअंदाज कर देते हैं हम। आज हमने सोचा कि मंजिल की बात करने से पहले दिखाएंगे आपको सफ़र भी कहाँ का, पेशावर से चित्राल तक का सफ़र। कोई आ रहा है अगर सिंध से, कोई आ रहा है पंजाब से, तो कर्नल शेर खान से सवात जाने के लिए ये है रास्ता। लेकिन इसके बाद ये रास्ता कितना कठिन हो जाता है, पहुंचना कहाँ पर आसान, कहाँ पर मुश्किल हो जाता है। ये रास्ता कितना खूबसूरत है और मंजिल से भी ज़्यादा ये प्यारा रास्ता दिखाएंगे आपको। इस वक्त हम काटलंग में मौजूद हैं और यहाँ पर जो बोर्ड्स लगे हुए हैं वो बताते हैं कि रास्ता कितना कितना दूर है जहाँ जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। यूँ तो बहुत से स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप और हम जाना चाहते हैं, लेकिन वक्त है थोड़ा सा, हर जगह जा नहीं पाएंगे। आज लेकर चलते हैं आपको चित्राल, कैलाश वैली। स्टे विद मी। पेशावर से हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ था। सवात एक्सप्रेस वे पर हैं हम। जो सफ़र पहले 5 घंटे का था वो सफ़र अब हो गया है 2-2.5 घंटे का। हम पहुंच चुके हैं इस सवात मोटरवे टनल 3 पर, क्योंकि 2-3 टनल्स हैं छोटी छोटी, और इन टनल से हुआ ये है कि 1 किलोमीटर से भी कम लेंथ की टनल से कई किलोमीटर का फासला सिमट गया है। 5 घंटे का सफ़र अब 2 घंटे पर हो रहा है। सफ़र खूबसूरत भी है और आसान भी। आइए, अभी सफ़र बाकी है। हम अब थोड़ी देर के यहाँ पर रुक गए हैं। इस आबशार ने हमारे कदम रोक दिए हैं। कुछ ही दूर है लवारी टनल, लेकिन यहाँ पे इस आबशार को एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा ठंडा, बड़ा साफ पानी आ रहा है और दरिया की जानिब जा रहा है। दरिया किनारे रेस्टोरेंट है, वहाँ चल के खाना खाएंगे, फिर लेकर चलेंगे आपको आगे। रास्ता बहुत खूबसूरत है, कहा था मैंने, रास्ता आपको दिखा रहा हूँ, खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जब रास्ते की बात हो रही है तो यहाँ पर हम आकर रुक चुके हैं दीर अपर, और यहाँ पर थोड़ी सी लग गई हमें भूख, तो हमने सोचा कि खाते हैं। और खाने के लिए जहाँ पर रुके हैं बड़ी मज़े की जगह है। आप जिस तरह मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, हमारी टीम बैठी है, अब इंतज़ार करिए खाने का। और इतनी प्यारी जगह, एक तरफ ग्रीनरी दिखाई दे रही है, एक तरफ पानी, दरिया नहीं है लेकिन बड़े मज़े का जनाब आबशार से जो पानी गिर रहा है वो जा रहा है एक और जानिब, लेकिन उसका शोर हमें पुकार रहा कि चलते हैं ज़रा नीचे आपको लेकर कि कितना खूबसूरत ये हिस्सा है। मुख्तलिफ जगह पर बैठकर खाने के लिए जो इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है कि लकड़ी उसको सपोर्ट किया गया उन पत्थरों के ऊपर, और जिस तरह हम 2 दरिया पर देखते हैं कुछ वैसा ही माहौल हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस वक्त इन्वेस्टमेंट इस तरीके की हो कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने का निज़ाम बहुत अच्छा हो, उनके लिए बैठने का निज़ाम बहुत अच्छा हो, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने का इंतज़ाम बहुत मुनासिब हो, तो फिर टूरिस्ट भी बड़े आराम से आते हैं। और आगे चलते हैं ज़रा नीचे और आपको दिखाते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल दीर अपर इज़। यहाँ से उतरते हैं हम सीढ़ियाँ। अच्छा, जब हम दीर अपर की बात करते हैं तो यहाँ पर अखरोट बहुत मशहूर है, दंदासा मशहूर है, यहाँ की टोपियाँ मशहूर हैं, और यहाँ के चाकू बहुत फेमस हैं। कहा यह जाता है चाकुओं से मुताल्लिक के पुराने ज़माने में, पहले वक्तों में जो यहाँ के बादशाह होते थे वो जब हथियार बनाते थे तो या तो हथियार से बच जाने वाला लोहा उससे चाकू बनता था, या उसको पिघला कर। तो उतरना कहाँ से है? उतरना वहाँ से है। तो आइए मेरे साथ इस तरफ से उतरते हैं। चलें जी, उतरते हैं यहाँ से और आपको लेकर चलते हैं नीचे।
आ चुके हैं हम नीचे और ज़बरदस्त जी, बड़ा ही खूबसूरत ये स्पॉट मैं कहूँगा। फाइनली वी आर हियर। क्या ज़बरदस्त पानी है, लग रहा है कि बड़ा ठंडा होगा। वाकई बहुत ठंडा पानी है, ठंडा है और साफ है। और अब कुछ देर यहाँ बैठते हैं, इसके बाद हम आपको लेकर जाएंगे जो लवारी टनल है। अब वो 24 आवर्स ओपन रहती है। लवारी टनल तवील एक सुरंग है और उसकी वजह से कनेक्टिविटी हुई है, उसकी वजह से सफ़र आसान हुआ है। तो उसके बाद हम दाखिल हो जाएंगे चित्राल में। ये हमारा लास्ट स्टॉप ओवर है दीर अपर का, लेकर चलेंगे आपको आगे। लेकिन कुछ देर बाद कुछ देर यहाँ बैठते हैं। ठंडा ठंडा पानी, चश्मे जो है वो आ रहे हैं और उसकी वजह से ये पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है। बड़ा साफ शफाफ पानी, शहरों से गुजरेगा तो गंदा हो जाएगा। दीर अपर की इन खूबसूरत वादियों में खो सा गया हूँ मैं। जा रहे हैं आगे, बढ़ रहे हैं कैलाश की जानिब, लेकिन सफ़र कितना खूबसूरत है। इन वादियों में बिल्कुल खो से गई है टीम नया दिन। इससे प्यारी जगह शायद कोई नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान का चप्पा चप्पा खूबसूरत है। पाकिस्तान खूबसूरत, मेरा केपी खूबसूरत। मेरा केपी इतना प्यारा कि केपी ने कदम रोक लिए हैं। हमारे आए थे 1-2 दिन के लिए, लेकिन लगता है ज़्यादा दिन रुकना पड़ेगा यहाँ पर। और आपको दिखाएंगे मुख्तलिफ स्पॉट्स जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो हैं, लेकिन अब टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जानब से जो काम किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर आना, रहना, रुकना, एक्सप्लोर करना काफ़ी आसान हो रहा है। सहूलत आ रही है, टूरिज़्म प्रमोट हो रही है। तो पाकिस्तान पुकार रहा है आपको, जो कैमरे के उस पार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पाकिस्तान पुकार रहा है इंटरनेशनल टूरिस्ट को कि आओ एक्सप्लोर करो। लवारी टनल यानी लास्ट स्पॉट है ये दीर अपर का। इसके बाद हम एंटर हो जाएंगे चित्राल लोअर में। इस टनल की वजह से कितनी सहूलत हुई है। पहले 48 टर्न्स थे, 35 किलोमीटर का वो रास्ता था, और उस 35 किलोमीटर के रास्ते को पूरा करने के लिए नॉर्मली 2.5 घंटे, सर्दी हो, बर्फ हो तो 6-8 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन अब इस टनल की वजह से ये फासला सिमट गया है। बड़ा खूबसूरत सा है ये रास्ता, और अभी हम लेकर चलेंगे आपको आगे। और इस टनल से मुतालिक आप ये भी बताएं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रेड लाइट्स और ब्लू लाइट्स और फिर रेड लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो कभी कभी ये करते हैं जब रश ज़्यादा हो, एक वक्त यहाँ से खोली जाती है कि गाड़ियाँ यहाँ से गुजर जाती हैं, और उसके बाद फिर वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं। बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है यहाँ पर। मौसम भी बहुत खूबसूरत है, और इस वक्त जो लवारी टॉप है वहाँ पर बर्फ़ है। गर्मी का मौसम है, लेकिन वहाँ पर बर्फ़ है। सर्दी के मौसम में जब बर्फ़ होती है तो गुजरना खासा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ हमारा सफ़र रह चुका है 70-80 किलोमीटर का, और पहुँचेंगे हम कैलाश। अब यहाँ से आगे का सफ़र है कैसा, आइए मेरे साथ। लवारी टनल दाखिल होने लगे हैं हम, और ये रास्ता कैसा है इसकी तो बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर हमें मिलता है एक कार्ड, सिक्योरिटी कार्ड यहाँ पे दिया जा रहा है। इस सिक्योरिटी कार्ड पे एक नंबर लिखा है। इसका मकसद क्या है कि कोई क्रॉस ना करे। जिस नंबर पर आपको इजाज़त मिली है दाखिल होने की, उसी नंबर पर आपको आगे निकलना है। एग्ज़िट पर चेक होगा। कुछ मंचल ऐसा करते हैं कि वो पहले गुजर जाते हैं, क्रॉस करते हैं, तो फिर उनका चालान होता है। तो बड़े बेहतरीन निज़ाम के साथ गाड़ियों के यहाँ से गुजारा जाता है। सुना है कि अंदर बड़ी ठंड होती है। अंदर ठंड कितनी है ये भी आपको दिखाते हैं। वे जस्ट एंटरिंग इन लवारी टनल। जो पहला ये इसका हिस्सा है, ये 10.5 किलोमीटर है। कई साल लगे इसकी तामीर में, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत हुआ यहाँ से गुजरने वालों को। और अब हम दाखिल हो चुके हैं लवारी टनल में। अब आवाज़ एको हो रही है, इट्स ब्यूटिफुल। और इसका यहाँ पर बनना कितना फ़ायदा है, कितना फ़ायदा टूरिज़्म के लिए है, कितना फ़ायदा यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के लिए है। जैसा मैंने बाहर आपको बताया था कि जब ऊपर से गुजरते हैं तो यही रास्ता 6 घंटे 8 घंटे का भी हो जाता है जब बर्फ़ पड़ती है, और गर्मी के मौसम में जब बर्फ़ ना भी हो तब भी 2-2.5 घंटे का ये सफ़र है। लेकिन चूँकि ऊपर गांव है तो लोग ज़ाहिर उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और इस रास्ते की जब हम बात कर रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है, अब ठंड महसूस होना शुरू हो गई है।
और सुना है कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर से पानी भी गुजरता है, पानी टप टप यहाँ पर गिरता है। चलते हैं जी आगे, अब तेजी से गुजर जाएंगे इस टनल से। अब रास्ता खत्म होने वाला है, टनल से हम बाहर निकलने वाले हैं। बहुत ठंड लग रही है यहाँ पर, बड़े मज़े का माहौल, हमें लगा दीवारें भी गीली महसूस हुई। और अब बस इस टनल को हम करने लगे हैं क्रॉस। इसके बाद एक छोटा सा पैच और आएगा। यहाँ है बहुत ज़्यादा ठंड, लेकिन जो ही बाहर निकलेंगे सिक्योरिटी कार्ड तो चेक होगा, लेकिन गर्मी दोबारा से महसूस होगी। रोशनी दिखाई दे रही है। अब हम एंटर हो रहे हैं चित्राल लोअर, यानी पहले थे हम अपर दीर में, अब दाखिल हो रहे हैं चित्राल लोअर। यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ का सफ़र कैसा है, यहाँ खूबसूरती कैसी है, ट्रेन कैसी है, ग्रीनरी तो है वो दिखाएंगे। और दाखिल हो चुके हैं हम अब यहाँ पर, और यहाँ पर है रोशनी। एकदम सडन चेंज, वहाँ ठंड थी और यहाँ गर्मी है, यहाँ पर धूप है। बट इट्स ब्यूटीफुल। लिखा हुआ है वेलकम टू चित्राल। पहुँच गए हैं हम चित्राल। रास्ते की बात हो रही है, सफ़र की बात हो रही है। मंजिल पर पहुंचना आसान बन रहा है कैसे? केपी गवर्नमेंट की जानिब से जिस तरह के काम किए गए हैं, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर TIC कितने ज़्यादा बनाए जा रहे हैं हज़ारा डिवीज़न में और मलकन डिवीज़न में, आज हम इसकी बात करेंगे। दीर अपर में हम इस वक्त मौजूद हैं एक TIC सेंटर में, और TIC इंचार्ज माजिद साहब साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास जी, आपकी दुआएं। अच्छा, ये बड़ी नई सी चीज़ है, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग डिजिटल टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं कि अब कोई टूरिस्ट आता है, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आप लोग उससे बड़ा गाइड करते हैं। हमने खुद भी गाइडेंस इनसे ली। थोड़ा सा प्लीज़ मुझे बताएं सबसे पहले ये कि कोई टूरिस्ट जब यहाँ पर आता है तो आप लोग क्या क्या उससे बताते हैं, रास्तों से मुताल्लिक, सफ़र से मुताल्लिक और वहाँ के कल्चर से मुताल्लिक? इस तरह है, यहाँ दीर में तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कुमराट वैली, लेकिन ये दीर पहले से कई सालों से पहले चतराल वैली में कैलाश वैली है, चतराल है, शंदूर है, वहाँ मुख्तलिफ साल में एनअली बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो ये गेटवे है। यहाँ टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर की बहुत ज़रूरत थी और केपी टूरिज़म डिपार्टमेंट ने यहाँ ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ओपन किया है 2-3 साल पहले। तो उसमें टूरिस्ट को ये फैसिलिटीज़ मिल रही है कि उनको अगर वहाँ होटल में बुकिंग करवानी हो, चतराल में, कैलाश में या बुनी में, मस्तूज में, तो उनको हम यहाँ से उनके लिए होटल में बुकिंग करवा लेते हैं। दूसरा, उनको ये गाइड की ज़रूरत हो, गाइड दे देते हैं। इसके अलावा गाड़ियों की ज़रूरत हो, जीप वगैरह, क्योंकि वो ऐसे रोड्स हैं वहाँ के कि वहाँ कार वगैरह तो नहीं जा सकती है, बड़ी गाड़ी, तो उनको हम फिर ट्रांसपोर्ट भी देते हैं। तो यहाँ के ड्राइवर जो है वो बिल्कुल जानते हैं। वेदर अपडेट्स भी हम देते हैं टूरिस्ट को कि आने वाले दिनों में वेदर फोरकास्ट क्या है, तो उनके मुताबिक उनको गाड़ियाँ भी देते हैं, उनके मुताबिक उनको गाइड्स भी देते हैं और वहाँ उनको फैसिलिटेशन मिल जाती है। ये तो हो गई गाड़ी की बात। अब मुझे बताएं कि कोई टूरिस्ट यहाँ पर आया, उसने आपसे कॉन्टेक्ट, जिसको नहीं पता कि मुझे कहीं पर जाकर रहना कहाँ पर, अपने होटल की बात की, तो गवर्नमेंट लेवल के जो होटल्स हैं, यहाँ पॉड्स की भी हम बात करेंगे, लेकिन जो प्राइवेट होटल्स हैं ये सब ऑन बोर्ड हैं आपके साथ? बिल्कुल सब ऑन बोर्ड है। केपी टूरिज़म डिपार्टमेंट वालों ने कैंपिंग पार्ट्स भी जगह जगह पे बनाए वो टूरिस्ट की फैसिलिटेशन के लिए। उसके अलावा होटल्स भी अच्छे अच्छे होटल्स भी बन चुके हैं। सारे होटल्स, मेजॉरिटी जितने भी होटल है, सब के डेटा यहाँ ऑफिस में है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर, उनके पिक्चर्स। क्या बात है। थोड़ा सा मैं चाहता था कि मैप भी आप लोगों ने बड़ा अच्छा मैप भी बताया हुआ है कि कहाँ से कितना रास्ता आपने बाय ड्राइव और बाय ट्रैक जाना है। ये अभी आप दीर में खड़े हैं, ये दीर टाउन है। दीर से ये मेन चतराल रोड है। दीर से ये चतराल रोड आप लवारी टनल क्रॉस करके इस साइड पे हमारा चतराल डिस्ट्रिक्ट है। फिर दीर से आप 6-7 किलोमीटर नीचे जाके ये कुमराट रोड है। चुकियातन के मुकाम पे आप यहाँ से टर्न ले लेते हैं तो चुकियातन से लेके तल तक ये आखिरी विलेज है, लास्ट विलेज है। तल से आगे फिर आबादी नहीं है, आगे फिर सारे होटल्स हैं और यहाँ से फिर कुमराट शुरू हो जाता है। काला पानी तक 2-2.25 घंटे लगते हैं गाड़ी में। ये जीप ट्रैक है। ये तल और चुकियातन मतलब दीर से तल तक ये रोड, आधी रोड मेटल है, आधी रोड नॉन मेटल है। तो इस पे तकरीबन आपके लगेंगे 4 घंटे। तो मेरी तरफ से भी
और आई एम श्योर अवाम की तरफ से शुक्रिया टूरिज्म डिपार्टमेंट कि आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं। कि एक शिकायत अक्सर हम ये सुनते थे कि पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत जगह हैं, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन एक शिकायत क्या आती थी कि मालूम ही नहीं होता जाना कैसे है। वहाँ पर सहूलियात का फुकदान होता था, लेकिन अब सहूलियात पर काम होने के साथ साथ गाइडेंस पर भी काम हो रहा है। और ये सबसे प्यारी बात थी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इनको बता देंगे कि हम वहाँ जा रहे हैं, तो वो बुकिंग भी हो जाएगी, आपके पहुँचने से पहले खाना भी रेडी हो जाएगा, वहाँ पर आपने कहाँ कहाँ घूमना है, कितनी देर रुकना है, उसके बाद किस स्पॉट पर जाना है, ये सब कुछ गाइड किया जा रहा है TIC टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर की जानिब से। हम सुबह 6 बजे पेशावर से निकले, अब 5 बज चुके हैं। तकरीबन 11 घंटे का सफ़र हम कर चुके हैं। नाश्ते के लिए भी रुके थे, खाने के लिए भी रुके थे, चाय के लिए भी रुके थे, मुख्तलिफ स्पॉट्स पर आपको दिखाने के लिए कि सफ़र कितना खूबसूरत है। हम रुकते रुकाते आए हैं। गूगल मैप से चेक करेंगे तो ये 8 घंटे का सफ़र बनता है कैलाश तक, लेकिन अभी हम कैलाश से काफ़ी दूर हैं। 60 किलोमीटर का फासला अभी भी बाकी है। अब ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ पर 4x4 गाड़ी ही जाए तो बेहतर है। दूसरी गाड़ियाँ जो यहाँ पर चलती हैं उन गाड़ियों के साथ ज़्यादती है। 4x4 का ही ये रास्ता है। इस स्पॉट पर रुकने का मकसद क्या था? बिल्कुल ऐसे महसूस होता है इसको देखकर जैसे पानी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की जानिब जा रहा है। 3-4 स्पॉट्स पर देख के मैं हैरान हो गया कि ये ऐसा कैसे मुमकिन है कि पानी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा हो, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो। लगता ऐसा है, महसूस ऐसे होता है इस टेरेन की वजह से। लेकिन साथ साथ दरिया का बहना और मुख्तलिफ जो खेत छोटे छोटे हैं उन तक ये पानी को पहुंचाने के लिए ये निज़ाम है, जो कि बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है। ये खूबसूरत नज़ारे देखते देखते अब दरोश के करीब पहुंच चुके हैं हम। शहर से दूर, शोर से दूर, पॉल्यूशन से दूर, बड़ा खामोश सा ये इलाका, बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत, हरा भरा, बहुत सुकून है यहाँ पर। राइट लेफ्ट, इस जानिब उस जानिब, जहाँ भी निगाह दौड़ाऊँ अलग ही सीनरी, अलग ही खूबसूरती, अलग ही ब्यूटी दिखाई देती है। अब थोड़ा सा करेंगे हम आराम, लेकिन ये तो आज थी सफ़र की कहानी। डेस्टिनेशन, मंजिल, उसकी कहानी सुनाएंगे आपको। कितना खूबसूरत है कैलाश, कितना खूबसूरत है चित्राल, कितने प्यारे हैं यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ के रंग, यहाँ के खानों की खुशबू, ये सब आपको दिखाएंगे नया दिन में ही, लेकिन एक और एपिसोड में। बहुत सारी खबरें मंडी से मुतालिक आपके लिए लेकर आए हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मंडी में कुछ मवेशी बहुत भारी भरकम हमें नजर आते हैं, लेकिन उन्हें जैसे ही खरीद कर घर लाया जाता है तो वो छोटे या फिर कमज़ोर महसूस होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है और ऐसा क्यों होता है कि मवेशी घर आने के बाद चारा नहीं खाते और थोड़े भुजे भुजे से रहते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब देंगे मंडी गुरु अब्दुल्ला जावेद। घर पे जानवर लाते ही सबसे पहले टेंशन ये होती है कि जानवर को खिलाना क्या है, कुट्टी, खल या फिर भूसी। सबका मिक्सचर तो हम बना देते हैं, लेकिन फिर भी जानवर आपका खा नहीं रहा होता। इसके पीछे क्या रॉकेट साइंस है, हम आज अपने सेगमेंट में आपको ये बताएंगे। सही वक्त पे हम पहुंच चुके हैं, जानवरों को चारा डल चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मास परवेज इकबाल साहब। उनसे पूछते हैं कि जानवर को मोटा करने के लिए क्या खिलाना है। मास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि इस वक्त आप जो अपने जानवरों को दाना डाल रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? अब्दुल्ला भाई, इसमें भूसा है, चोकर है, अट्टी है, छिलका है और करा है, खल है। जो हम घर पे ज़्यादातर यूजुअली हम लोग ये करते हैं कि हम लोग घर पे कुट्टी, जो हरा घास होता है कटा हुआ, भूसा और भूसी, उस चारे में और इस चारे में क्या फ़र्क है? दरअसल उस चारे में और इस चारे में फ़र्क ये है कि ये जो है ये एक वंडा है हमारा। क्या चारे को भी वंडा कहा जाता है? हाँ, ये वंडा कहते हैं। फीड एक अलग चीज़ है, वंडा एक अलग चीज़ है। ये ऑर्गेनिक वंडा है। ये इसमें आप देखो छिलका है, दलिया है गंदम का, अट्टी है, चोकर है,
जानवरों को कितने वक्त खाना खिलाना चाहिए? 2 टाइम वंडा देते हैं, एक सुबह के टाइम और एक शाम के वक्त। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि चारे को जानवर के सामने पड़ा रहने देते हैं, ये क्या, इसमें क्या वो है? इससे जानवर देख देख के आपके सामने अगर मैं खाने की प्लेट 24 घंटे रख दूं तो आप देख देख के आपका पेट भर जाएगा। इसलिए इनको उसका कदर होने के लिए एक टाइम टू टाइम देना चाहिए चारा। अब जब खा ले, अब ये वंडा साफ कर लेगा तो हम इसको नहीं डालेंगे, इसको बिल्कुल खाली कर देंगे। सही, यानी 2 वक्त ही जानवर को खिलाया जाए और वो जितना खाए उसको खिलाए। बस जितना खाता है वो खाए, 2 वक्त में खाए जितना खाना है। ड्राई वाटर कब पिलाया जाए जानवर को? ड्राई वाटर तो आप देखें हाजमे के लिए, ताकि ये इनका हाजमा डिस्टर्ब ना हो और ये अपनी खुराक अच्छे से उठा सके। सही, चले ये तो बात हो गई चारे की। अब मुझे ये बताएं कि कहते हैं कि जानवर को 1 वक्त पानी पिलाना चाहिए, 2 वक्त पानी पिलाना चाहिए। देखें अब्दुल्ला भाई, पानी तो जितना इंसान के लिए मुफीद है उतना जानवर के लिए भी। एनी टाइम? एनी टाइम। इसको पानी की जब दिल चाहे इसको पानी पिलाए, जितना ये पानी सुकून से पिएगा उतना ये वंडा अच्छे से उठाएगा। दाने के बाद ना दें, क्योंकि इसमें कितनी देर बाद तक ना दें? तकरीबन घंटे 1.5 के बाद दें अगर देना है तो। खल की क्या खासियत है जानवर के लिए? खल खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए? खल खिलाना चाहिए जिस तरह, लेकिन खल फिर वो सरसों का खल हो, साफ़ सुथरा हो, वो दें आप जानवर को, वरना उससे ये होता है कि ख़राब खल डाल दें तो फिर वो पूरा चारा भी ख़राब करता है और उसकी जो महक होती है वो पूरी आपकी जो खोर है उसको ख़राब कर देते हैं, फिर वो काफ़ी टाइम तक रह जाती है वो महक। अच्छा, हम जब आपके यहाँ स्टॉल पे आए तो हमने देखा जानवरों को मिर्चें खिलाई थी, वो किस लिए होता है? वो भी हाजमे के लिए होता है। जितना ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, अब मिर्चें हो गई, चटनी हो गई, एक हरी चटनी होती है, वो भी इसके लिए हाजमे के लिए होती है। इनकी डिवॉर्मिंग भी होती है बाकायदा। ये डिवॉर्मिंग क्या प्रोसेस होता है? डिवॉर्मिंग की एक मेडिसिन है, वो पिला देते हैं हम तो बस। देखिए ये तो आप लोग पिला रहे हैं, अगर मैं जानवर लेके जाऊंगा तो क्या मुझे भी पिलाना चाहिए? नहीं, देखिए अभी हमारे सारे वैक्सीनेटेड हैं ये जानवर जितने आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इनकी डिवॉर्म भी हुआ है और इनकी तमाम वैक्सीनेशन हुई हुई है, जिसमें मुँह खोर, गलगोट हो गया और जो दीगर बीमारियाँ, उससे ये पाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब ये है इन जानवरों का वंडा, ऑर्गेनिक वंडा है ये। अच्छा, इसकी बात करें अगर तो ये है, इसमें चना छिलका और ये रहा दलिया। ये दलिया है हमारे पास, ये है पिसा हुआ काला चना और इसके अंदर मौजूद है मकई के दाने। ये इन जानवरों का वंडा है, इसको ये लोग गीला करके खिलाते हैं। गीला करके ये जानवर को भूसे के अंदर मिलाकर दिया जाता है और कहा यह जाता है कि ये बहुत ज़्यादा जानवर के लिए भूख आवर भी होता है और मुफीद भी होता है। तो भाई आपको अगर अपने जानवर को मोटा करना है तो आपने अपने जानवर को ये वंडा खिलाना है। शीर्षनाक मामला रिपोर्ट हुआ, उसकी बात करते हैं। इस्लामाबाद में एक लड़की और लड़का, इन पर तशद्दुद किया गया, इनको ब्लैकमेल किया गया। वीडियो वायरल हुई। वीडियो जब वायरल हुई तो उसके बाद जो बाअसर गुंडा था उस्मान मिर्जा, इसका पूरा का पूरा ग्रुप धर लिया गया। नूरुल अमीन दानिश रिपोर्ट करेंगे, फिर हम इस पर मजीद बात करेंगे। लड़की और लड़के को ब्लैकमेल करने वाले गुंडों की वीडियोस वायरल होने के बाद वफाकी पुलिस का फौरी एक्शन। वाक़े की FIR दर्ज। बदमाश गैंग के सरगना उस्मान मिर्जा समेत 4 मुल्ज़मान को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मरकजी मुल्ज़िम उस्मान मिर्जा और इसके साथियों ने इस्लामाबाद के सेक्टर E में फ्लैट में लड़की और लड़के पर तशद्दुद किया था। गुंडों ने असले के जोर पर जबरदस्ती लड़की की बरहना वीडियो बनाई। इस दौरान लड़के और लड़की पर तशद्दुद भी किया गया। थाना गोरडा पुलिस ने सरगना उस्मान को साथियों ताउर रहमान, फरहान और मदारस भट्ट समेत धर लिया। ये वकूआ हुआ तकरीबन 8 से 10 महीने पहले का, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन इसलिए बाकी है क्योंकि कंप्लेनेंट से हमारा रब्ता नहीं हो रहा। जो ही विक्टिम से हमारा रब्ता होगा, साथ ही इसकी जो है ना डिटेल्स हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि ये तो वन साइड ऑफ द वर्जन है। पुलिस ने मुल्ज़मान को जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार गोंदल की अदालत में पेश करके 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया।
इंतहाई संगीन मामला, इंतहाई सेंसिटिव मामला, और इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद फरहद कासमी, माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोइज़ और समाजी कारकुन मारवी अवान साहिबा ने। तीनों को शामिल गुफ्तगू करेंगे। तीनों को मेरा सलाम। डॉक्टर मोइज़, आपकी जानिब आना चाहेंगे, ये एक ऐसा वाक़या जिसने सबको हिला कर रख दिया है। ज़ाहिर है ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि ये कौन सा ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है कि जब आप इस हद तक गिर जाते हैं, जब आप बिल्कुल कहना चाहिए कि भूल जाते हैं कि आप भी इंसान हैं, वो दूसरा भी इंसान है, आप इंसानियत इस तरह से कत्ल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ याद रखें, जब माशरे में बदमाश, गुंडे, रिश्वतखोर, जानी, इनको आप इज्जत देंगे या इनसे डरेंगे या इनको आप लीडर समझेंगे या इनको आप ताकतवर समझेंगे, तो फिर इंसानियत ख़त्म हो जाती है। इंसान का अपना जो ईगो होता है, जिसको हम अनाग परस्ती कह लें या तकब्बुर कह लें, वो इतना बढ़ जाता है कि फिर उसके बाद इंसान सही और गलत में तमीज़ नहीं कर सकता। अजीब और गरीब बात यह है कि जिन पे खुदा की लानत है उनको हमने हीरो और अपना रोल मॉडल बनाया है। आज माशरे में देखें हम किसके पीछे जाते हैं, किसको अपना रोल मॉडल बनाते हैं, किस जैसे बनना चाहते हैं। ये वो लोग हैं कि जो माशरे के अंदर नासूर है और हमने उनको एक अजीब सा मकाम दे दिया। हम बड़े इम्प्रेस होते हैं उनसे, दौलत देखकर, ताकत देखकर, इक़्तिदार देखकर। तो ये जो इंसान की फितरत के अंदर है कि जब उसे ताकत मिल जाती है तो उसके बाद वो फिरौन बन जाता है। जो फिरौन का कॉन्सेप्ट कुरान में दिया गया है, बेसिकली इसके पीछे एक नफ्सियात ही है कि इंसान के पास या तो दौलत हो या इक़्तिदार हो या हुस्न हो या ताकत हो, उसके बाद उसके अंदर उसका ईगो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो कोई भी जुल्म कर सकता है और उसे वो जायज समझता है। इस शख्स ने जो कुछ भी किया, शुक्र खुदा का कि पकड़ा गया, या आगे अल्लाह जाने क्या होता है इसके साथ, ये छूट जाता है जमानत पे या नहीं। मगर ये वो चीज़ है जो लम्हे फिक्रिया है माशरे के अंदर कि हमें उन लोगों की तायीद करनी है, उन लोगों के पीछे चलना है, उनको सराहना है, उनको पसंद करना है जो इंसानियत के मयार पे पूरे उतरे। ये इंसानियत के मयार पे नहीं है, तो जानवर है, हैवान है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और मेरे ख्याल से कि जानवर या हैवान जैसा लफ्ज़ इस तरह की शख्स के लिए बहुत छोटा है, क्योंकि जो हरकत उसने की है और जो वीडियोस जैसे से हम देख रहे हैं कि आ रही है सोशल मीडिया पर, शायद उसके दिमाग में ये नहीं रहा या उसने ये सोचने की भी कोशिश नहीं की कि एक लड़की जो कि इतनी अजियत से गुजरी है, दिमागी तौर पर उस पर क्या असर पड़ेगा। मारवी, आपकी जानिब में आती हूँ। जब हम समाज की बात करते हैं तो हम तो एक ऐसे समाज को देखते आए हैं जहाँ पर इंसान को दूसरा इंसान इज्जत दे, जहां पर इंसानियत की इज्जत हो, लेकिन जिस समाज में इंसानियत की तजलील हो और ये फ़र्क ना रखा जाए कि आपके सामने औरत खड़ी है, लड़की खड़ी है, खातून खड़ी है और आप सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हो, तो ऐसे समाज में फिर इंसान किस तरह से महफूज है? अब हम देख रहे हैं कि इस तरह का दौर आता जा रहा है कि हम अपने बच्चों को, हम अपने माशरे को बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश बनाते जा रहे हैं। हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, अपनी नौकरी के लिए सोच रहा है, अपने सर्वाइवर के लिए सोच रहा है। जो पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वाक़या हुआ है ये एक फ्लैट के अंदर हुआ है। आप ये सोचें, क्या उस फ्लैट्स में, उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को नहीं पता था कि ये किसका फ्लैट है, यहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं, यहाँ किस तरह के लोग रह रहे हैं। आपको अगर याद होगा कि पहले ज़माने में जो हम अपने बड़ों से सुनते हैं, हमें पता चलता है कि घुल मिलकर लोग रहते थे। उनको पता होता था कि कौन कहाँ कौन रह रहा है, उनकी जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें कितने सेंसिबल, एजुकेटेड और अच्छे ख़ानदानी लोग रह रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ पता नहीं है कि कौन से गुंडे, लुटेरे कौन से घरों में रह रहे हैं, कौन से घरों में घुस जाते हैं, अंदर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस वाक़ये में हम देख रहे हैं कि 7 से 8 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को हुए हुए, किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, कोई पुलिस तक नहीं पहुंचा। ये वीडियो वायरल हुई तब मीडिया, सोशल मीडिया को पता चला, उसके बाद लोगों को पता चला, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। तो इस तरह के वाक़यात जो कि बच्चियों के साथ हो रहे हैं, तशके और उनके साथ रेप के, उनके साथ इस तरह बरहना करके उनको वीडियोस बनाना, उनकी ब्लैकमेलिंग होना, हमारे सामने ये वाक़या आया है
पता नहीं कितने के वाकयात बिल्कुल मारवी, कितने ही ऐसे वाकयात होते हैं। बिल्कुल आपकी बात बड़ी दुरुस्त है। हो जाती हैं, नॉट इन द फ्लैट्स ओनली, हमारे पास वाकयात आए हैं बच्चियों के साथ गाड़ियों के अंदर। ट्रू ऐसे बहुत से वाकयात हुए हैं। ठीक है, हमारे भी साथ रहेगा फरहद काज़मी साहब, हमारे भी फरहद काज़मी साहब ने भी ज्वाइन किया एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद में। फरहद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, थोड़ा शेयर कीजिएगा अब तक तहकीकात में क्या सामने आया है इस शख्स से मुताल्लिक, उसके गिरोह से मुताल्लिक, और क्या ये सिर्फ एक ही वाकया था या कुछ और वाकयात में भी मुलव्वस पाया गया ये शख्स? जी, अभी तक तो यही पता चला है कि ये एक ही वाकया सामने आया है, लेकिन तहकीकात हमने शुरू कर दी हैं और इसके जो 3 इसके साथी हैं वो भी अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी जो 5 लोग हैं उनकी अरेस्ट के लिए हमारी टीमें छापे मार रही हैं और इंशाल्लाह वो चंद दिनों में वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। सर, क्या ऐसा टेस्ट करवाया गया जिससे मालूम हो सके कि क्या ये होश में था शख्स? चूंकि आपको पता है कि ये वाली एविडेंस अब ज़ाया हो चुकी है कि बहुत पुराना ये वाकया है और लेकिन बाकी जितने भी शवाहिद हैं वो हम इकट्ठे कर रहे हैं। ये वाकया कब का है सर, ये मालूम हो चुका है? ये बकौल मुल्ज़िम के ये सर्दियों का वाकया है, पिछली यानी या दिसंबर का है या जनवरी का है। और जब मुल्ज़िम से इन्वेस्टिगेशन हुई है सर, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरह बात कर रहा है, या अभी भी वो उस गुरूर में तकब्बुर में है? वो बहुत शर्मिंदा है और चूंकि अब उसकी भी बैशिंग हो रही है। वो ये फैमिली मैन है, इसके घर भी इसकी वाइफ है, इसके बच्चे हैं, इसके पेरेंट्स हैं और मैं तो खुद ये हैरान हूँ, बच्चों का बाप हूँ कि ये लोग किस तरह से जब जिंदगी करते हैं तो उस वक्त इनको ये ख्याल क्यों नहीं आता कि हमारे घर में भी हमारी माँ, हमारी बहन, जब उनको पता चलेगा तो हमारा क्या हाल होगा। और सर, एक और चीज़, ये जो लड़का और लड़की थे, इनका अगर कोई मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई हो या इनसे रब्ता करने की कोशिश की गई हो, क्योंकि यकीनन इनकी स्टेटमेंट भी बड़ी ज़रूरी है। अभी हम उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल वो नहीं जाहिर नहीं कर सकते, पहले ही उनके जो हालात हैं वो इतने ख़राब हैं वीडियो वायरल होने की वजह से। लेकिन ये है कि हम राब्ते में हैं और उनकी जो हिफाजत का भी पूरा हम बंदोबस्त कर रहे हैं। सर, वो जो लड़की है और वो लड़का है वो क्या चाह रहे हैं? उन्होंने आपसे बात की इससे मुताल्लिक कि वो कड़ी से कड़ी सज़ा इस शख्स को दिलवाना चाहते हैं, और उसकी फैमिली वो क्या मौक़िफ़ रखती है, वो क्या चाह रहे हैं? अभी वो सामने नहीं आना चाह रहे। अच्छा, फिल वक्त वो सामने नहीं आना चाह रहे। आपसे बात तो कर रहे हैं ना, वो चाह तो रहे हैं ना कि सजा हो? जी, आप यकीनन बिल्कुल वो चाह रहे हैं, लेकिन यकीनन आपको पता है हमारी जो माशरती जो चीजें हैं उसमें कितना मुश्किल हो जाता है एक फैमिली के लिए सामने आना और फिर इन चीजों के ऊपर सामने आके मौक़िफ़ इख्तियार करना। सर, क्या ऐसी कोई बात भी की गई है उनकी तरफ से? कैसे मामला सामने आए कि उनको मालूम था पहले से कि वीडियो बनी हुई है, उन्हें मालूम था ये कि इस तरह वीडियो वायरल हो सकते हैं, मालूम था इस वीडियो से मुतालिक ब्लैकमेल किया जा रहा था उस लड़की को या उस लड़के को? अभी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, जो नहीं आई तो हम आपसे शेयर करेंगे। वीडियो वायरल जिस शख्स ने की उससे मुतालिक बता सकते हैं? अभी उन अकाउंट्स की डिटेल्स हमने FIA को दी हैं जहाँ से ये वीडियो वायरल हुई है, तो मगर अब चूंकि सब्सटेंस सामने आ चुका है तो वो चीज़ इतनी उसकी इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि जो मुल्ज़िमान हैं वो भी इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं कि ये वीडियो असली है। सर, लेकिन वो तस्लीम कर रहे हैं वो अपनी जगह एक मामला, लेकिन ज़रा साइबर एक्ट भी है, साइबर क्राइम एक्ट भी है, तो जिसने वायरल किया वो भी उतना ही कसूरवार है। उसके लिए हमने FIA को लिख दिया है कि वो साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई करें, पता करके दें, और डेफिनेटली ये किसी फेक अकाउंट से ये वीडियो वायरल की गई है। ठीक है, फरहद साहब साथ रहिएगा, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मारफी भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से फरहद साहब भी बता रहे हैं कि एक शख्स खुद एतराफ़ कर रहा है इस चीज़ का, लेकिन जब वो ये गुंडागर्दी कर रहा था, जब वो एक गरूर के नशे में था, तो अब एतराफ़ करना, तो अब तो किसी चीज़ की एतराफ़ और मुआफ़ी मांग लेना मुझे नहीं लगता ये काबिल कबूल है। यकीनन जो लोग देख रहे हैं वीडियो वो यही चाह रहे हैं कि इस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। देखिए जी, एक चीज़ याद रहे कि अगर इंसान ड्रंक भी हो, होशो हवास में ना हो, तभी भी सज़ा होती है। दुनिया में ड्रंक ड्राइविंग पे भी सज़ा होती है। इस शख्स ने होशो हवास में किया या ड्रंक किया ये हमें नहीं पता, मगर किया ज़रूर है। और जब इंसान ने ये हरकत की है, किसी शख्स ने की है, तो उसकी सज़ा ज़रूरी है।
लेकिन सजा ऐसी हो, मैं फिर बार बार कह के थक गया हूँ कि ये सरेआम होनी चाहिए। बिल्कुल आम अवाम को पता होना चाहिए कि इस शख्स ने ये जुर्म किया, इसको ये सजा मिली। जब आप सजा सरेआम करेंगे तब लोगों के दिल में कानून का डर और खौफ पैदा होगा। आज किसी को कानून और डर का खौफ नहीं है। यकीन ना हो तो आप चौराहे पे खड़े हो जाएं, जिस तरह लोग वन वे आते हैं, रॉन्ग वे आते हैं, जिस तरह गाड़ी चलती है, उससे कौम का मिजाज समझ में आता है कि ये कानून को उन्होंने मजाक बना रखा है, जिसकी जो मर्जी वो करे। तो क्या हम किसी को ये हक दे सकते हैं कि वो जाके किसी जोड़े को या कुछ लोगों को अजियत दे, तकलीफ दे, मारे, या खुदा ना खास्ता जो रेप के केसेस है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि कानून की सजा सामने नहीं होती। इसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे ये कितना ही रिग्रेट करे। बेशक ये तो बिल्कुल सर दुरुस्त बात है। सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए और इस केस को एज एन एग्जाम्पल लेकर चलना चाहिए। सर मुझे लेकिन अब बताएं, इस सारे मामले को देखने के बाद आप इमेजिन कर सकते हैं वो लड़की किस फेज में होगी इस वक्त? क्या दोबारा कभी वो लड़की खड़ी हो पाएगी? क्या दोबारा वो लड़की जी पाएगी? देखें जी, ये इसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जब कोई ऐसा वाकया होता है उसके बाद जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है। एक ऐसा स्ट्रेस होता है जो कंटिन्यूस रहता है। बाज लोगों को खौफ डेवलप होता है, बाज लोगों को वहम हो जाता है, बाज लोगों के अंदर डिप्रेशन डेवलप होता है। तो ऐसे लोगों के जिनके साथ ये वाकया हुआ है, इनको बाद में साइकोलॉजी के जरिए इनका बाकायदा इलाज करना पड़ता है, क्योंकि ये नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते, ये मुमकिन ही नहीं। ये वाकया ब्रेन में होगा, मेमोरी में होगा। जब कोई स्टिमुलस आएगा, यानी कोई आवाज ऊंची सुनेंगे, किसी तगड़े आदमी को देखेंगे सामने आते हुए, तो फौरन वो जो मेमोरी होती है वो जिंदा होती है और वो फीलिंग्स पैदा होगी जिस्म के अंदर जो पहले हुई थी, यानी वो तकलीफ फिर से जिंदा होगी जो उसको उस वक्त हुई थी। तो इसका इलाज बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और यकीनन किसी भी खातून के लिए इस तरह का मामला, अल्लाह ताला तो सबकी बेटियों को महफूज रखे, लेकिन जब इस तरह के मुआशरे में इंसानी गुंडे और इंसानी जानवर मौजूद होंगे ना, तो यकीनन फिर हम सिर्फ दुआ ही मांग सकते हैं। फ़रद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, एक लास्ट में कमेंट चाहूँगी आपसे। ठीक है, आई थिंक शायद हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है। मारवी, आपसे मैं एक लास्ट कमेंट लेना चाहूँगी इस तमाम तर मामले पर। जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि बार बार ये चीज़ आपके जहन में आना और फिर बार बार आप अपनी ज़िंदगी के उस पहलू की तरफ वापस नहीं आ सकते जिसकी तरफ लाना बड़ा ज़रूरी होता है, ख़ुसूसन एक लड़की को। आपकी नज़र में एक इस तरह के गुंडे के लिए, इंसानी जानवर के लिए सज़ा का होना और कितना ज़रूरी है? क्योंकि यकीनन जिस तरह से डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि सरेआम सज़ा होनी चाहिए ताकि हमारा समाज जो है शायद दुरुस्तगी की तरफ आए। अच्छा, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इन मामलात में। नंबर 1, रिपोर्ट होना, टाइमली रिपोर्ट होना। और वो इसलिए नहीं हो रहा, हमारे साथ जो है पुलिस भी मौजूद थी इस्लामाबाद से, तो उन्होंने यही बताया कि ये दिसंबर का, ये इतनी देर से रिपोर्ट हुआ है। अब यहाँ पर जो फैक्टर आ रहा है वो ये आ रहा है कि लोग विक्टिम ब्लेमिंग करेंगे, वो उस बच्ची को जीने नहीं देंगे। यानी मुआशरा ही है जो हमारी बच्चियों को, जो हमारे मुल्जिमान की हौसला शिकनी कर रहा है कि वो ऐसे मामलात को ना करें रिपोर्ट। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक ट्रॉमा, जो पोस्ट ट्रॉमा कंडीशन में वो है, तो जब तक बच्ची मदद नहीं लेंगी डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से, तब तक उसका इलाज मुमकिन, वो बहुत जरूरी है। अगर बैठ जाएंगी तो वो अपनी जिंदगी में, अभी अगर हमारे इस प्रोग्राम के जरिए उनकी फैमिली सुन रही है, तो प्लीज उस बच्ची को सही मदद दी जाए ताकि वो बच्ची आगे अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारी जाए। I'm sure कि मारवी उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करेगी। सॉरी वक्त बड़ा कम था। थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी आप डॉक्टर मुइज़, आपका भी शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँ से, हम सब उस लड़की के साथ हैं, इस वाक़े के खिलाफ हम बात करें, लेकिन हम एक और तरीके से भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। वो कैसे? प्लीज़ डू नॉट शेयर दैट वीडियो। आई रिपीट, डू नॉट शेयर दैट वीडियो प्लीज़। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। जानम फिदाए है दिरी या अली अली अली, जानम फिदाए है दिरी या अली अली अली।
माशाल्लाह, खूबसूरत आवाज़ है इस बच्चे की। अमजद बल्तिस्तानी आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी। कितनी प्यारी इनकी आवाज़, बहुत बार सुन रखी है आपने, मैंने, हम सब ने। ये कलाम तकरीबन हर घर में सुना गया, हर शख्स के मोबाइल फ़ोन में ज़रूर होगा ये। स्नैक वीडियो पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत से लोग जब वीडियोस बनाते हैं तो बैकग्राउंड में आवाज़ होती है इनकी। बड़ी खूबसूरत आवाज़, ये इतना प्यारा कलाम जो इन्होंने पढ़ा, इसकी वीडियो भी बहुत प्यारी है। और जब हमने ये कलाम इनसे अब लाइव, बल्कि मैं कहूँगा तीसरी बार हम ये सुन रहे थे, जब से वो आए तो हम ये सुन रहे थे। और जैसे कि आपने कहा कि हर जगह, मतलब जब भी कोई ड्राइव कर रहा होता है ना, मैं ये ज़रूर सुनती हूँ कि उनकी गाड़ी में दौरान ड्राइविंग ये कलाम ज़रूर चल रहा होता है। जिस खूबसूरती से, जिस अंदाज से और जिस दिल से इन्होंने ये पढ़ा है ना, हर कोई नहीं पढ़ सकता। जितना फील करके इन्होंने पढ़ा ना शुएब, जब वीडियो देखो ना दिल करता है बार बार लगाओ, बार बार सुनो। वीडियो से ज़्यादा वो ज़ाहिर है, मैं कहूँगा कि आवाज़ आवाज़ आवाज़, लेकिन वीडियो भी इसकी बहुत प्यारी है। तो मुझे अमजद ज़रा बताएं, ये वीडियो आपने जो शूट की ये जनवरी में की थी? जी जी। यानी अभी तो तकरीबन 6-8 महीने, 6-7 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, और 6 महीने में मिलियन व्यूज़ हैं उस वीडियो के। इतना अच्छा रिस्पांस आपको मिला है। कितनी बार ऐसा हुआ है अमजद, आप कहीं गए हों किसी शॉप पे, किसी और जगह पे, और आपने जब गुफ्तगू की हो तो एकदम लोगों ने कहा हो कि आवाज़ तो वही है? ये होता है? जी जी, बहुत ज़्यादा होता है। जी जी बिल्कुल। अभी लास्ट वाला ऐसा क्या हुआ और कब हुआ? जी जी, कल ही गए थे रिसेंटली मार्केट। अच्छा जी हाँ। तो लोगों ने देख के पहचाना तो बोले तो वही अमजद बल्तिस्तानी है। हाँ, जिन्होंने जानम फिदा पड़ा, फिर अपने पास बुलाया, माशाल्लाह मोहब्बत थी। और उन्होंने कहा कि एक दफ़ा लाइव हो जाए तो हमें सुनाएं भी, उन्होंने ऐसा कहा कुछ? जी जी, उन लोगों ने बोला माशाल्लाह लाइव भी सुना दे एक दफ़ा। अच्छा जी, हम लाइव भी आवाज़ कितनी जानदार है उनकी। अमजद मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आप कराची में ही पैदा हुए? जी जी, यहीं रहे? जी जी यहीं। अच्छा, क्या एज है आपकी? 14। और अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 6 क्लास में। जी अभी 6 क्लास में पढ़ रहे हैं आप। तो जब आपने ये कलाम पढ़ा, वीडियोस की शूटिंग, उससे पहले भी आप कलाम पढ़ते थे? जी जी बिल्कुल, बचपन से पढ़ते हैं? जी बिल्कुल। किस एज में पढ़ना शुरू किया, ये सुनना शुरू किया? जी हम 8 या 10 साल की उम्र से पढ़ने शुरू हो गए थे और सुनते भी रहते थे। इससे पहले महफिलों में जाते थे, महफिलों में पढ़ते थे, घरों में पढ़ते थे। अच्छा, मजालिस में पढ़ते थे। ये कलाम जो आपने पढ़ा और जिसकी वीडियो बनी, ये आपके अपने चैनल पर तो नहीं थी? नहीं। ये किसी और के चैनल पे थी, आपने सिर्फ उनके लिए किया ये? जी जी। ठीक है, लेकिन क्या आपका अपना चैनल भी है? जी बिल्कुल। किस नाम से है? अमजद बल्तिस्तानी के नाम से। जरा रुक जाइए, पहले सब्सक्राइब कीजिए अमजद बल्तिस्तानी, यस, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो मैं एक बिग शाउट आउट दे रहा हूँ अमजद बल्तिस्तानी को लाइव के, उनका उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ये कलाम, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत से कलाम है। लास्ट आपका भी कलाम मेरा ख्याल 2 दिन पहले भी आपने एक उस पर अपलोड किया है। जी, वो एक TNA पे भी आया मेरा कलाम। अच्छा जी, शाय मर्दा TNA पे। एक और कलाम मेरा ख्याल हो जाए। जी जी, वो भी 3 मिलियन जा रहा है। 3 मिलियन पे हो गया, माशाल्लाह। प्लीज एक कलाम। शाह मर्दान अली शेर यज़दान अली अली हक अली मौला अली मौला अली अली। पत्थर पे अलमदीन का गाड़ा किसने, ललकार के मरहब को बचाना किसने किसने, अली मौला अली मौला अली अली। माशाल्लाह। और जब सुन रहे हैं ना, जो कलाम से रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक अंदर से आप जो पढ़ रहे हैं, वो अंदाज, वो आपकी अदायगी, ये सीखा किसी से, इंस्पायर थे किसी से, सीख के इतना ज़बरदस्त तरीके से अदायगी आपकी हुई? नहीं सीखते तो नहीं है, पर सुनते हैं, पसंद है। किसे सुनते हैं? शायद बल्तिस्तानी है और नुसरत फतेह, उनको सुनते जी, हैं। अच्छा, मैं दोबारा से YouTube चैनल पर आऊँगा। आपने एक वीडियो का जिक्र किया, उस कलाम का जिक्र किया कि 3 मिलियन व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर्स, क्योंकि इन्होंने चैनल अभी बनाया है, अभी अपना चैनल बनाया, इससे पहले किसी और के चैनल पर इनका वो कलाम था, और अब जब अपना चैनल बनाया, क्योंकि ज़ाहिर है इनकी आवाज़ इतनी पसंद की जा रही है, कलाम जो ये पढ़ते हैं, जो पेश करते हैं, वो पसंद बहुत किया जा रहा है। तो अब इस YouTube से क्या इनकी अर्निंग होगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो मोनेटाइजेशन का एक एलिमेंट होता है। तो आपका जो चैनल जो आपने अभी बनाया है, उसमें हम देख रहे हैं हज़ारों सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियन व्यूज़ हैं, तो अभी मोनेटाइजेशन हो गई है, पैसे आना शुरू हुए हैं उससे? जी, मोनेटाइज तो हो गए, मोनेटाइज हो गया, अब पैसे आना शुरू हो गए हैं उससे? जी, पैसे भी आना माशाल्लाह।
6 क्लास का बच्चा है और कमा रहा है किससे? अपने फन से, एलिस से जो मोहब्बत है उसकी, उससे वो कमा रहा है। बड़ी प्यारी बात है। मुझे थोड़ा सा बताएं अपनी फैमिली से मुतालिक भी, आपके अम्मी अब्बू वो क्या करते हैं, अब्बू क्या करते हैं, बहन भाई कितने हैं? जी मेरे 4 भाई हैं, 2 बहन हैं। अच्छा, आप बड़े हैं? नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटा, सबसे आगे। जी ये वैसे होता है, जो घर में सबसे छोटा होता है, मेरे बहन भाई देख रहे हैं, मार जी ना, बाजू सबसे छोटा होता है वो सबसे आगे होता है। मैं भी सबसे छोटा हूँ, लेकिन मेरे भाई बहुत आगे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं तो बड़े बहन भाई क्या कहते हैं कि माशाल्लाह अमजद बड़े मशहूर हो गए हो तुम तो? जी 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 माशाल्लाह, बहुत प्यार देते हैं बड़े भाई बहन, बिल्कुल बोलते हैं माशाल्लाह भाई आपने तो हमारा नाम रोशन। और वालिद साहब जी क्या करते हैं? वालिद साहब सिक्योरिटी गार्ड हैं। सिक्योरिटी गार्ड है? जी सिक्योरिटी गार्ड कराची में ही? जी एफटीसी बिल्डिंग पे। अच्छा। वालिद साहब वैसे कितना कमा लेते हैं? सिक्योरिटी गार्ड एक बड़ी टफ जॉब है ये। 15,000 रुपये। वालिद साहब के अलावा कोई कमाता है घर में? जी बड़े भाई हैं। वो क्या करते हैं? गाँव में वो गाँव में होते हैं। जी। और बहनें आपकी कितनी हैं? 2 बहनें। छोटी हैं आपसे? बड़ी हैं? एक की शादी हो गई है, एक की नहीं। एक अभी एक है, वो आपसे बड़ी है। लेकिन महक, चूँकि ज़ाहिर बात हो रही है कि वालिद सिक्योरिटी गार्ड हैं, बड़ी टफ जॉब होती है सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड का बेटा, ये 14 साल इनकी उम्र, 6ठी क्लास में है, एंड आई एम श्योर अपनी फैमिली को बहुत आगे बढ़ाना चाहते होंगे ये, अपनी ज़िंदगी को अपलिफ्ट करना चाहते होंगे ये। ऐसा सोचते हैं कि इतना कमा लें कि वालिद साहब को वो जॉब ना करनी पड़े? जी बिल्कुल सोचते हैं इतना ही। अब्बू थके हुए आते हैं तो क्या सोचते हैं आपके, बस इतना कमाना कि अब्बू को जाना ना पड़े? जी बिल्कुल, ये सोचते हैं? जी बिल्कुल यही सोचते हैं। कहते हैं अब्बू को आप ये बात? जी जी बिल्कुल यही कहते हैं, एक ना एक दिन हम नहीं करेंगे अब्बू आपके लिए इंशाल्लाह। अब्बू क्या कहते हैं फिर? अब्बू बोलते हैं बस भरोसा है आप पे बेटा, आप करोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब्बू को भी कलाम सुनाते हैं जो इतना मशहूर है? जी जी बिल्कुल। अभी भी फरमाइश करते हैं अब्बू की? जी अब्बू भी बोलते हैं कोई कलाम सुना दो, अपना सुना देते हैं। अब्बू को भी लोग कहते हैं आपके बेटे ने तो बड़ा नाम बना लिया। जी जी बिल्कुल। फिर फख्र होता होगा अब्बा को कि माशाल्लाह मेरे बेटे की वजह से मेरी पहचान है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ आपसे, जो कलाम आपका इतना ज़्यादा सुना गया, जो कि जनवरी में शूट हुआ, ज़ाहिर वो आपके चैनल के लिए नहीं था, तो ज़ाहिर उसकी अर्निंग फिर आपको नहीं आती, लेकिन वही कलाम अगर आपके अपने चैनल पर होता और आप ही की अर्निंग होती, कितनी अर्निंग हो जाती उससे अंदाज़न? अंदाज़ा तो नहीं अर्निंग कितनी आती, लेकिन बहुत ज़्यादा होती। जी पजीराई इतनी मिली तो अर्निंग तो फिर माशाल्लाह फिर डबल होती ना, क्योंकि जितनी दफ़ा सुनते हैं आपके लिए उतना ही अच्छा होता। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपने कलाम पढ़ना शुरू किया तो जो एक पहला कमेंट था, अक्सर लोगों से कमेंट्स मिलते हैं आपके, वो क्या था? जी लोगों का कमेंट यही था, माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप दिल से पढ़ते हैं, आप पढ़ते रहें, आप छोड़ें नहीं इसको। और इस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि अब आप इस चीज़ को लेके चलेंगे, आप पढ़ते रहेंगे? जी बिल्कुल। तो आगे ज़िंदगी में यही प्लान है? जी बिल्कुल। पढ़ाई के साथ साथ कलाम पढ़ना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि माशाल्लाह अपने आप अपनी आवाज़ निखारनी, माशाल्लाह इतनी निखरी हुई ऑलरेडी इनकी आवाज़ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जितना इसमें मैं ये कहूँगी एहसास है ना और जज्बा कि जो कलाम से ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कच्ची उम्र लेकिन पुख्ता इरादे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमजद, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। टैक्स चोर होशियार। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए रेवेन्यू डॉक्टर वक़ार मसूद ने कहा है कि जानबूझकर टैक्स चोरी में मुलव्वस अफराद पर अब कोई रहम नहीं किया जाएगा, गिरफ्तारी होगी। साल का आगाज हो चुका है। IMF का प्रोग्राम बज़ाहिर फ़िलहाल मुअत्तल है और हुकूमत ने 5.8 ट्रिलियन का एक रिकॉर्ड टैक्स हदफ हासिल करने के लिए कमर कस ली है। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए रेवेन्यू एंड फाइनेंस डॉक्टर वक़ार मसूद साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत ने नए बजट में काफ़ी अच्छे मेजर्स अनाउंस किए हैं, तो जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है उसको आप किस तरह कामयाब करेंगे? कामयाब प्रोग्राम में 5 बड़े अनासर हैं: कारोबार, किसान, घर, सेहत कार्ड और हुनरमंद बनाना। कम से कम एक फ़र्द को कारोबार के लिए लोगों को कर्ज़े की सहूलत देंगे, लिमिट है वो 8 लाख तक की है। प्राइम मिनिस्टर का वादा है लोगों को घर की सहूलत देना। कारोबार और किसान, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई सूद नहीं होगा।
ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स होंगे और ये पोर्टफोलियो जो है वो तकरीबन पहले 2 सालों के अंदर अंदर 500 अरब रुपए का हो जाएगा। जो बैंकिंग मेन स्ट्रीम बैंकिंग सिस्टम है उसको कह रहे हैं कि वो बने एज होलसेल क्रेडिट प्रोवाइडर्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स का या आरएसपीज, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स, इन व्हीकल्स को हम इस्तेमाल करेंगे डिलीवरी के लिए, लेकिन जो सब्सिडी इस पे आएगी वो हम देंगे। तो हमारे लिए शायद पहले साल का एस्टिमेट 25 बिलियन के अतराफ में होगा। में सेहत कार्ड होगा और फिर ये कि 4 से 6 मिलियन हाउस होल्ड्स जो हैं हम कवर करेंगे। तो ये कर्जों की जो स्कीम है किसानों के लिए, आम लोगों के लिए, घरानों के सरबराहों के लिए, इसका आगाज़ कब से कर रहे हैं? इसकी लॉन्चिंग बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर करेंगे और एक बड़ा फंक्शन भी जो है वो होगा। टारगेट है 5.8 ट्रिलियन का। IMF से नेगोशिएशंस के बाद ये बड़ा सोच समझ के हदफ रखा गया है। आपने 3 साल के अंदर सर 1,27,00,000 नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी कर दिए और टैक्स हमें 2.5 अरब रुपए मिला। 3 साल में इतना स्लो प्रोसेस है तो ओवर द नाइट हम कैसे इतना बड़ा टैक्स हदफ हासिल कर देंगे? जितनी GDP ग्रो हो रही है उतनी तो खुद ब खुद टैक्स बढ़ना चाहिए, जिसमें कोई आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और वो हमें तकरीबन जो है ले जाता है 53-54 तक। अब 54 से आगे जाने के लिए 450, 450, 500 समझ लीजिए आपके एस्टिमेट है आपका कि ये करेंगे। तो इसका मतलब 1% ऑफ GDP इजाफी आपने करना है और हम उसका भी ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इन्फोर्समेंट से और टैक्स ब्रॉडलिंग से ले रहे हैं। जो टैक्स ईयर 20 है उसके अंदर 3,40,000 नए टैक्स पेयर्स आए हैं, यानी कि इजाफी रिटर्न्स आए मेरे पास और हम 18 के मुकाबले में 31 लाख के ऊपर जो है पहुंचने वाले हैं। टैक्स इवेडर्स हैं, हैबिचुअल टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो सख्ती किस किस्म की होगी? कितने लोगों को अरेस्ट करने जा रहे हैं आप? इस दफ़ा इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया। जो पावर है वो रेस्ट करेगी वज़ीर ख़जाना और अहम तरीन जो मेंबरान होंगे बशमूल चेयरमैन, उसकी एक सरबराही में कमेटी बनेगी, वो उनको करेगी। तो अरेस्ट वाली बात हम तो भी बात कर रहे हैं जनाब, पहले उन तक तो पहुँचें जो खुद चाहते हैं कि आपसे रब्ता हो लेकिन आपके खौफ से वो आते नहीं। इस बजट के अंदर हमने बहुत अहम तरीन फैसले किए हैं और अब हम फ़ौरन लग गए उन पे अमल दरामद के लिए। और बड़े जो टैक्स इवेडर्स हैं उनको ज़ाहिर है गिरफ्तारी तो होगी, जब कानून आ गया तो गिरफ्तारी तो होगी। वज़ीर ख़जाना ने खुद कहा है जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं वो मेरे उसमें नहीं हैं। मैं जाके पकड़ूंगा एक बहुत बड़े रिटेलर को या होलसेलर को, कोई और कारोबार कर रहा है जो टैक्सेबल है, उससे कहेंगे कि भाई आपके पास इतना माल पड़ा है, आपके गोडाउन भरे पड़े हैं और आप टैक्स पेयर नहीं है। नोटिस इस तरह जारी करने से टैक्स कलेक्शन या टैक्स बेस तो नहीं बढ़ रही, लेकिन इससे करप्शन का एलिमेंट जो FBR के अंदर है वो बढ़ जाता है, लोगों को मौका मिलता है जाके तंग करने का। एक तो ये कि तंग करने वाले लोगों का जो है वो भी हम कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। हम जो लोग दिहाइयों से बैठे एक जगह, हम उनके तबादले भी कर रहे हैं, ठीक है ना। वज़ीर आज़म ने खुसूसन अहकामात दिए, वज़ीर ख़जाना ने इसकी मंजूरी दे दी है। 10,500 POS तक हम पहुँचे हैं, जबकि मार्केट में POS जो ऑपरेटिव हैं वो 70-80 हज़ार है। हमारी ज़रूरत ये है कि न सिर्फ फैक्ट्री से परचून तक जो पूरी सप्लाई चेन है उसको कवर करें, और अब हो रहा है। शकील साहब ये बड़ी अहम बात है, आपके नाज़रीन इसको सुन के इत्मीनान का इजहार करेंगे। पूरी सप्लाई चेन है वो उठाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स को, डीलर्स से जो है होलसेलर्स को, होलसेलर से जो है आपके रिटेलर को। अब आप सुन रहे हैं कि ई-कॉमर्स 2000 ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स खुल चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म को आन के दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने 2% का टैक्स कर दिया, शुरू में ख्याल था 17% करेंगे। IMF का प्रोग्राम क्या हम समझे डीरेल हो चुका है, क्योंकि छठा जायजा मुकम्मल नहीं हुआ, नई अभी डेट्स का पता नहीं कब से मुज़ाकरात शुरू होंगे, क्या कहेंगे? अब देखें ना, यानी या अगस्त है या अगस्त के बाद होगा। हम चाह रहे हैं कि सारे हमारे जो नताइज हैं वो सामने आ जाएं पिछले साल फिस्कल ईयर के,
उसकी रोशनी के अंदर फिर गुफ्तगू जो है उनके साथ शुरू करेंगे। उसमें कुछ वक्त लगता है। एक तो सर्कुलर डेट का जो फ्लो है उसको ज़ीरो पे लेके आएंगे, वो तो ना हो सका। सेकेंडली, सरकारी इदारों के अंदर रिफॉर्म्स लेके आनी थी। बजट है वो कम करने के बजाय और बढ़ा दिया, 160 अरब मजीद इस साल खर्च करने जा रहे हैं। तो ये रिफॉर्म्स कहाँ पे हैं सर? ग्राउंड पे तो नज़र नहीं आ रही। देखिए, पे एंड पेंशन कमीशन से वज़ीर ख़ज़ाना जल्द मुलाकात करेंगे और हम सबको इंतज़ार है कि उनकी रिपोर्ट बन जाए, तो उसकी रोशनी में ही अगले इक़दाम उठाएंगे। $1 बिलियन के बॉन्ड्स फ्लोट किए हैं, इससे पहले जी $2.5 बिलियन के किए थे। एक बड़ी रकम गवर्नमेंट को हासिल हो रही है इंटरनेशनल मार्केट से। ये सारा पैसा गवर्नमेंट खर्च कहाँ पे कर रही है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? ये कोई इजाफी खर्चे के लिए नहीं है। इसके दो मकासद हैं। ये जाके हमारे रिजर्व्स को बढ़ाता है। दूसरी जानिब जिस हद तक ये इसके मुझे रुपए मिलते हैं स्टेट बैंक से, जैसे 1 बिलियन आया तो मुझे 159 बिलियन रुपीस मिलेंगे, मैं उतनी ही अपनी बोरोइंग कम कर दूंगा मकामी मार्केट से, और लिहाजा मकामी मार्केट जो है उसके पास ज़्यादा वसीतर मैदान होगा कि वो क्रेडिट जो है गैर गवर्नमेंट सेक्टर को दे सके। कोरोना का काफ़ी हद तक दबाव कम हो चुका है, तो लोगों के लिए क्या मैसेज है? अच्छा वक्त आ रहा है आपके ख्याल में? हम देख रहे हैं कि माशी सरगर्मियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। ज़राअत में जो है हम इंटरवेंशंस कर रहे हैं, हाउसिंग सेक्टर को देख लें, अब ऑटोमोबाइल का आपने देखा है आज कितना बड़े इश्तिहारात छपे हैं। हमने जो बजट के अंदर इंसेंटिव्स दिए उसके नताइज अब आपके सामने हैं। अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी माहिरीन ने साइबर हमलों से महफूज रहने के लिए मकामी सतह पर बीप पाकिस्तान नामी मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और वजारत बराए इंफॉर्मेशन एंड टेलीकॉम ने व्हाट्सएप की मुतबादिल एप्लीकेशन तैयार की है। इनिशियली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो इसको यूज़ करेंगे पैगाम रसानी के लिए, दस्तावेज़ात की लेन देन के लिए, चूँकि पहले बाकायदा उन्हें कहा जाता है कि आपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करना। स्पेशली जब हम बात करते हैं क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की, तो आर्म्ड फोर्सेस को भी यही कहा जाता है कि जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने व्हाट्सएप से शेयर नहीं करने, आपने बाय पोस्ट या बाय हैंड या एक डॉक्यूमेंट देना है, चूँकि ज़ाहिर है कॉन्फिडेंशियलिटी का एक अहम मैटर होता है। बिल्कुल, और फिर बाद जो है आम आवाम जो है वो इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है CEO नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शबाहत अली शाह साहब ने। शबाहत साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। बड़ी ज़बरदस्त ये एप्लीकेशन है। मैं इससे मुतालिक जानना चाहती कि बाकायदा तौर पर इसे लॉन्च कर दिया गया है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। इसका अभी लॉन्च अभी थोड़ा कुछ डिलेड है, तक इसको अभी कुछ टाइम और अभी बाकी है। इसकी अभी हम एक्सटेंसिव टेस्टिंग कर रहे हैं। जो जो फंक्शंस एंड फीचर्स हमें इसमें बिल्ड करने चाहिए थे, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस हम इसमें बिल्ड कर चुके हैं, लेकिन इसका भी लॉन्च में थोड़ा सा टाइम है, चूँकि कि गवर्नमेंट लेवल अक्रॉस बोर्ड हम लॉन्च करेंगे। तो इसकी स्ट्रेस टेस्टिंग, इसकी सिक्योरिटी के फंक्शनैलिटी, सिक्योरिटी टेस्टिंग, इनक्रिप्शंस, वो इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। तो वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जब हम इसको लॉन्च करें तो ये कम्प्लीटली फूल प्रूफ, स्मूथ और स्टेबल प्लेटफॉर्म हो, जो कि फेडरल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर टू बिगिन विद हमारे सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो उसको यूज़ करें। आपको गालिबन ये इन्फॉर्मेशन तो हमने दी थी कुछ अर्से पहले मीडिया में भी कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। देखें, बहुत अरसे से तकरीबन आई थिंक मोर देन अबाउट 2 to 3 years हो गया कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन जो है वो व्हाट्सएप पे करते हैं। तो हमें ये रिक्वायरमेंट दी गई नेशनल आईटी बोर्ड को कि हमें कोई ऐसा कम्युनिकेशन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म डिप्लॉय करना है फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेवल पर ही रहे, सिक्योर नेटवर्क, सिक्योर पैरामीटर्स में रहे, और ऐसा सिक्योरिटी लेयर्स उसको प्रोटेक्ट करें कि किसी किस्म की ईव्स ड्रॉपिंग जो है और कॉमन टर्म्स में
उस पर किसी किस्म का हैकिंग का इम्कान जो है वो कम से कम हो जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने ये प्लेटफॉर्म जो है वो हमने बनाया है फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे। हम सबसे पहले इसको लॉन्च करेंगे, फिर हम देखेंगे इसको हमने एक्सटेंड कैसे करना है बियॉन्ड फेडरल गवर्नमेंट। ठीक, रेप्लिकेट है सर व्हाट्सएप की? जी, इसमें व्हाट्सएप की सारे फीचर्स मौजूद होंगे। जिस तरह आप व्हाट्सएप पे आप टेक्सटिंग करते हैं एग्जैक्टली उसी तरह टेक्सटिंग करेंगे। इसमें वॉइस वीडियो की कॉन्फ्रेंसिंग की भी आपको सहूलत होगी। उसके अलावा हम इसको हमारी ये भी कोशिश है कि इसको हम इंटीग्रेट करें जो एग्जिस्टिंग ई ऑफिस का जो प्लेटफॉर्म यूज़ करती है फेडरल गवर्नमेंट टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और विद इन अ मिनिस्ट्री, हम उस प्लेटफॉर्म को भी इसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे ताकि किसी किस्म की जो डॉक्यूमेंटेशन आपने आर्काइव से पुल करके शेयर करनी है और इंस्टेंटेनियसली शेयर करनी है, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म पे अब सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ओके, सिक्योर्ड की जब हम बात कर रहे हैं सर, तो सर्वर कितना सिक्योर्ड होगा इसका, डाटा कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस पर किस हद तक काम किया गया है? हाँ जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। बेसिकली सिक्योरिटी की जो कंसर्न्स हैं उन्हीं कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए ये पूरा आर्किटेक्चर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया गया है। सही। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं। एक जो हमारा पास सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर है जो कि इस्लामाबाद में है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जो जिसको NTC के नाम से भी जानते हैं। जी जी। हमारी कोशिश है कि हम ये सारे सर्वर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डेटा सेंटर में रखें ताकि डेटा यहाँ से बाहर जाए ही ना। कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो डेटा हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डेटा सेंटर्स में ही रहे। अच्छा, इसके ऊपर मल्टीपल सिक्योरिटी के लेयर्स हैं जो कि इंक्रिप्शन की भी हैं, कुछ फायर वॉल्स हैं जो कि हमारी अपनी कन्फिगर करदा हैं, हमारे अपने लोगों की सुपरविजन और मॉनिटरिंग में रहती हैं। तो जो भी मैक्सिमम पॉसिबल सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं वो और सिक्योरिटी के जो KPIs हैं, वी आर गोना मेक श्योर कि वो KPIs जो है वो इम्प्लीमेंटेड हों इस सारी डेटा की प्रोटेक्शन के लिए। सही। सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं इस ऐप की, लेकिन इसके साथ ही साथ जब हम व्हाट्सएप की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये खदशा था और मुख्तलिफ खबरें भी ये थी कि व्हाट्सएप का जो डेटा है वो लीक हो रहा है, वो महफूज नहीं है। लेकिन जब हम इस ऐप की बात करते हैं, अभी आवाम के इस्तेमाल में नहीं है। क्या आवाम के इस्तेमाल में आने के बाद भी इसका डेटा उतना ही सिक्योर रहेगा जितना अभी आपने बताया कि जितनी सिक्योरिटी लेयर्स हैं इसके ऊपर जितना बेहतर तरीके से काम किया गया है? देखें, जो जहाँ तक बीप ऐप का ताल्लुक है वो तो मैंने आपको बता दिया है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमेशा सिक्योर इन्वायरमेंट में ही रहेगा। ठीक है। किसी भी टाइम पे हम उस सिक्योर इन्वायरमेंट से बाहर नहीं। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि ये सिक्योरिटी का तो आपने एड्रेस कर लिया इस कंसर्न को। सर, आप मुझे बताएं कि चूंकि आप लॉन्च करेंगे स्टार्टिंग विद द फेडरल एम्प्लॉयज़ और उसके बाद बाकी एम्प्लॉयज़, मैंडेटरी होगा फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कि आपने यूज़ यही करना है फॉर कम्युनिकेशन? जी, इसकी जो पॉलिसी जो होगी, हाउ फेडरल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर गोना यूज इट, उसकी पॉलिसी अभी 100% क्रिस्टलाइज और लेड आउट नहीं की गई। लेकिन कोशिश यही होगी कि हम फेडरल एम्प्लॉयज़ को हम मैंडेट ये दें कि सारी जो कम्युनिकेशन है वो गवर्नमेंट के सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म पर ही हो जो कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। इसका बेसिक रीज़न भी यही है इस प्लेटफॉर्म को बनाने का। तो लेकिन आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, अभी उसकी पॉलिसी हम बना रहे हैं। 100% अभी वो क्रिस्टलाइज्ड नहीं है, फाइनल नहीं है, लेकिन कोशिश यही है। और इसमें हम ये समझें सर कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा एक स्टेप है ये जो कि बीप पाकिस्तान है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप देखें, अब व्हाट्सएप के ऊपर, अब आपने व्हाट्सएप की बात की थी तो मैं देखें, ये तो आप व्हाट्सएप और फेसबुक, इन के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनसे भी आप कंफर्म, उनसे आप पूछें तो ज़्यादा बेहतर है
कि उनकी सिक्योरिटी के लेयर्स क्या हैं। हमारा जो फोकस है वो ये है कि किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से वो क्लासिफाइड है, इट शुड बी प्रोटेक्टेड, इट इज़ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वो हम ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एट एवरी लेवल, जहाँ पे वो उनको ये खदशा ना हो कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो लीक आउट हो सकती है गवर्नमेंट की पैरामीटर्स के बाहर या डेटा सेंटर के बाहर। इसीलिए हमने ये सारे वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि ऑन डे वन सिक्योरिटी लेयर्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी लेयर्स के पीछे सारा डेटा जो है वो हाउस किया जाए। ठीक सर, एक बात मुझे और बता दें कि आगे आने वाले फेजेस में जबकि इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा तो क्या ऐसा कोई प्लान बनाया जा रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इसको आप अलाउ करते हैं कि वो भी इसको इस्तेमाल करें, तो उनसे कुछ चार्जेस लिए जाएं? देखिए हमारी कोशिश तो यही होगी कि हम इसको मार्केट करें। गवर्नमेंट पे जब इसका एक सक्सेसफुल इसका एक इंस्टेंस जो है वो लॉन्च होता है और गवर्नमेंट ऑफिसर्स उसको सक्सेसफुली यूज़ करना शुरू करते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉर्पोरेट सेक्टर, हमारा प्राइवेट सेक्टर, वो भी इसको अगर देखता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जहाँ पे सिक्योरिटी के सारे कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस किए गए हैं, उनका कंफर्ट लेवल इस पे बनता है, तो वी डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम। हम प्राइवेट सेक्टर को भी दे सकते हैं यू नो यूजिंग द सेम प्लेटफॉर्म और मे बी क्रिएटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन इंस्टेंस, यू नो। चार्ज करेंगे, लेकिन वी विल बी वेरी ओपन। चार्ज करेंगे, वी विल बी वेरी ओपन, लेट मी पुट इट दैट वे। विल चार्जिंग का अभी डिसीजन कोई नहीं है कि चार्ज करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक यही डिसीजन नहीं लिया कि हम प्राइवेट सेक्टर को ये एक्सटेंड करेंगे या नहीं। अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये हम उस वक्त देखेंगे। ठीक है शबाहत साहब, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू करते हैं। बहुत अच्छी बात है ऐसी ऐप्स का आना जिससे आपका डेटा महफूज, और उम्मीद है कि इसके बाद वो लोग जो कि ऐप्स बनाने वाले हैं वो इस तरह की ऐप्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि आम शहरी के इस्तेमाल में भी अगर ऐसी चीज़ हो तो उसका भी डेटा महफूज है, क्योंकि डेटा मोबाइल से चोरी होना ये आजकल बड़ी मामूली सी और आम सी बात है। आगे बढ़ते हैं जनाब, आपको बताएं कि मुल्तान के जो शहरी हैं वो मुगलिया दौर की तर्ज तामीर से मुतासर होकर नक्शो नगार अपने घर में सजाने लगे हैं। मुख्तलिफ रंगों के डिज़ाइन और शीशों से बने आराइशी आर्ट से ऐसा घर बनाया गया कि जो भी देखता है हैरान रह जाता है। हैरान कीजिए, हाँ हैरान कीजिए। चले मोहसिन अली की रिपोर्ट देंगे, देखें। ये कोई मुगलिया दौर का महल नहीं बल्कि आर्ट से मोहब्बत करने वाले मुल्तान के मोहम्मद इमरान का घर है, जिन्होंने बड़ी महारत से अपने घर के दरो दीवार को शीशागरी, नक्काशी, डिजाइनिंग और पेंटिंग से सजा रखा है। मैंने सोचा कि मैं अपना घर बनाऊंगा, उसमें मुग़ल आर्ट दिखाऊंगा, मुग़ल सकाफ़त दिखाऊंगा, जो हमारा एक रिच कल्चर है जो आजकल नहीं हो रहा। तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ अल्लाह ने मुझे अता की, मैं इस घर के दरो दीवार सजा रहा हूँ। तारीख और सकाफत के कदरदान मोहम्मद इमरान ने मिस्री और मुगलिया दौर की पेंटिंग को अपने हाथों की महारत से तैयार भी किया है, जो देखने में इंतहाई दिलकश नजर आती हैं। मैंने ये घर देखा तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। ये बहुत ही कदीमी काम हुआ है और इधर बहुत ही शीशागरी का आला से आला काम किया हुआ है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। खूबसूरती में बेमिसाल मुगलिया तर्ज पर बने इस घर को मुकम्मल होने में अभी मज़ीद 1 साल लगेगा। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान।